सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम ऑल। आज हम सेकंड मॉड्यूल को कंटिन्यू करने जा रहे हैं जहां से वो हमने कल डिसकंटिन्यू किया था। स्टार्ट करने से पहले मैं एक मरतबा चाहूँगा कि हमने कल अपने पार्टिसिपेंट्स को कहा था कि दो हिस्टोरिक वाक़यात हुए थे होस्टेज टेकिंग के हवाले से। एक म्यूनिक में ओलंपिक्स का एक वाक़या था जर्मनी में, और दूसरा स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर होने वाला वाक़या था। इन दो वाक़यात के हवाले से हमने कहा था ये दोनों होस्टेज क्राइसिस थे। 1972 और 73 में ये बड़े वाक़यात हुए थे। तो इस हवाले से अगर हमारे किसी पार्टिसिपेंट ने नेट पर देखा हो, सर्च किया हो या इस बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की हो और उनको कुछ मालूमात हो और वो हमसे शेयर करना चाहते हों तो हमसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो आप में से ख़ास तौर पे पीटीसी के जो हमारे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के जो हमारे पार्टिसिपेंट्स कल हमसे जिनसे हमारी बात हो रही थी, शायद अकरम साहब थे और जावेद साहब भी थे। जावेद साहब भी आ गए। तो आप में से अगर कोई ये दो जो इंटरनेशनल ग्लोबल इम्पोर्टेंस वाले वाक़यात थे और बड़ा जिनका एक दुनिया में इम्पैक्ट रहा होस्टेज क्राइसिस के हवाले से, इन दोनों वाक़यात के जो म्यूनिक में 1972 में हुआ था और जो स्टॉकहोम में 1973 में हुआ था, इस हवाले से अगर किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो या किसी ने कुछ स्टडी किया है तो वीड बी मोर देन वेलकम। अगर माइक पर शेयर करना चाहें तो अभी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी सर, हमारी ड्यूटी होती है लॉ पढ़ाते हैं, उसके बाद पेपर चेकिंग और उसके बाद केस फाइलों की चेकिंग स्कूटनी करते हैं और इतने मसरूफ़ हैं, इतना गर्मी भी है कि नींद भी पूरी नहीं हो रही। ये दोनों चेक नहीं किए तो इंशाल्लाह कल नो प्रॉब्लम। आपको जब मौका मिले आप इसे चेक कर लें। ये ड्यूरिंग द कोर्स मैं चाहता हूँ कि हम खुद अपने तौर पर देखें। ओवर द वीकेंड भी हम देख सकते हैं, ठीक है ना। वीकेंड पर भी हमें से किसी को मौका मिलेगा आप में से तो वो ये देख सकते हैं। एक हैंड रेज किया है किसी पार्टिसिपेंट ने, वो अगर चाहें। अस्सलाम वालेकुम सर, जावेद अख्तर हियर। अस्सलाम जी जावेद, कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना सर कैसे हैं? खैरियत? जी जावेद फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का बड़ा शुक्र है सर। एक्चुअली थोड़ा बिजी है हम भी। मैंने थोड़ा सरसरी देखा था इसको। ये जो था अपना 5 सितंबर 1972 में जो हुआ था इस पे अपना जर्मनी में, तो ये एक फ़लस्तीन थे जो जिहादी तंजीम थे। उन्होंने अपना इसराइल के जो ओलंपिक्स हो रही थी उस पे किया था वो। तो उनकी डिमांड थी कि उनके कोई 200 के करीब बंदे थे, उनको उन्होंने करवाना था रिलीज़। तो इसराइल ने तो उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको जवाब दे दिया कि बंदे हम आपके रिलीज़ नहीं करेंगे। फिर उन्होंने फ्री एयरवे की परमिशन ली थी अपना इसके लिए, शायद को कायरा के लिए ना। तो एक्चुअली मैंने भी थोड़ा इसको ऐसे ही देखा था क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हूँ आजकल पीटीएस लाड़काना में एज अ चीफ सिक्योरिटी अफसर काम कर रहा हूँ। और शायद आपको पता होगा कि हमें थ्रेट सेंटर को ना हमारे को, तो उसमें काफ़ी बिजी हैं। तकरीबन मैं समझता हूँ कोई 17-18 घंटे लग जाते हैं तीनों शिफ्टों को मैनेज करना, हर चीज़ को देखना। तो इसलिए थोड़ा टाइम नहीं दे पाया। तो इंशाल्लाह कल परसों से थोड़ा रिलीफ मिलेगा, हमें थोड़ा रिलैक्स भी है। थ्रेट था एक्चुअली सर हमें अब्दुल्ला शाह गाजी की मज़ार को, और जो जी जी कराची जी जी में जी तो जी आपको मैं पता होगा समझता हूँ। तो ठीक उसमें है, जरूरी नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो आप नहीं नहीं अभी सर शेयर मैंने करें तो इसको मुझे इल्म है उसका। नहीं देख लिया मैंने, थोड़ा उसको भी देख लिया था। वो जो दूसरा था अपना उसका ये 1972 में जो हुआ था, 1973 में जो उसमें हुआ है अपना स्टॉकहोम में। तो उसमें भी वो 4 बंदे उन्होंने किए थे हॉस्टेज। उसमें एक औरत थी और 3 शायद एक मर्द था या 3 औरतें थी। उसको थोड़ा मैंने देखा था, बैंक रॉबरी थी। तो इंशाल्लाह कल परसों में फ्री हूँ, थोड़ा उसको क्लियर ओवर देख द लूंगा वीकेंड बिल्कुल। मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ आपको कि ओवर द वीकेंड आप लोग इसको देखिएगा, क्योंकि ये जी जी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ऐसी चीज़ को खुद स्टडी करना भी चाहिए। अभी हम वाकयात तो कुछ आपसे शेयर करेंगे जो पाकिस्तान के लोकल नौयत के वाकयात हैं, वो हमारे इस सिलेबस का हिस्सा है। लेकिन मैं ये जो वाकयात इंटरनेशनल नौयत के हैं, ये भी मैं चाहता हूँ कि मेरे जो हमारी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इसको सीखें, देखें। लेकिन ओवर द वीकेंड अपने टाइम में जब भी आप कन्वीनियंट हो तो इसको देखिएगा। फिर इसको इंशाल्लाह ताला डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट वीक में। अभी हम कंटिन्यू करते हैं अपने कल जो हम मॉड्यूल सेकंड मॉड्यूल कर रहे थे कवर, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। उसमें कल हमने 2-3 जो इनिशियल बातें थी वो हमने की थी स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स के हवाले से। उसमें पहला था बिहेवियरल कॉन्टिन्यूम के हवाले से। हमने बात की थी कि बिहेवियर किस तरीके से होता है इंस्ट्रूमेंटल साइड पे और एक्सप्रेसिव सिचुएशन के अंदर। इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन के अंदर हमने ये देखा था कि हमारा जो फोकस होता है हमारे सब्जेक्ट का वो रैशनल होता है,
वो अपने गोल की तरफ डायरेक्टेड होता है, यानी अपने मकसद, अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ डायरेक्शन होती है, और उसकी डिमांड सब्सटेंटिव होती हैं, उनके अंदर कोई मवाद होता है, कोई मटेरियल होता है, ठोस डिमांड्स होती हैं। बनिस्बत इसके एक्सप्रेसिव साइड पे इमोशनल वेंटिलेशन है, जज्बात की एक भड़ास निकालने वाली बात भी कह सकते हैं, वो है। और उनका क्लियर नहीं होता कोई गोल, कोई उनका जो हदफ वाजे नहीं होता, और फिर उनकी कोई सब्सटेंटिव डिमांड्स भी नहीं होती, बल्कि ज़्यादातर बेमानी सी डिमांड्स होती हैं। और फिर उसके बाद हमने ये कहा था कि टाइम पास होने से, टाइम के गुजरने से क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, और वो हमने कल उसके बारे में बात की थी कि इमोशंस कम हो जाते हैं तो रैशनैलिटी बढ़ जाती है, स्ट्रेस भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से सब्जेक्ट जो है उसकी एक्सपेक्टेशंस भी वक्त के साथ साथ कम होती हैं। जो इनिशियली ये समझता है कि मैं मेरी सारी मुतालबात मान लिए जाएंगे, उसे वक्त के साथ अंदाज़ा होता है कि उसके सारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता प्लान बी सी अगर उसने कोई बनाया होता है तो उस तरफ जाता है, या अपने मुतालबात को रिड्यूस करने लगता है। फिर उसके बाद हमने बताया था कि इसकी वजह से एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक रेपो बिल्ड करने की, एक ट्रस्ट बिल्ड करने की, एतमाद कायम करने की, और इसमें जो है वो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी आ जाती है इसी दौरान में, और इन तमाम बातों की वजह से एक बेहतर डिसीजन मेकिंग की सूरत हाल पैदा हो जाती है। सो हमने ये कहा था कि टाइम जो है वो हमारा एक मौसर तरीन हथियार हो सकता है ऐसी इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन या ऐसी सिचुएशंस जहाँ पर हम टाइम को यूज़ कर रहे हो एक्सप्रेसिव सिचुएशन में। उसके बाद फिर हमने बिहेवियरल चेंज स्टेयरवे जो अभी आपके सामने नज़र आ रहा है ये किया था। इसकी कुछ अलाइनमेंट आज फुरकान ने शायद बेहतर कर दी है, जिसके अंदर मौसर सुनने की महारत यानी एक्टिव लिसनिंग स्किल्स को हमने पहले बात की थी। फिर हमने बात की थी एम्पैथी की। फिर हमने बात की थी कि जी हमदर्दी कैसे डेवलप होती है। हमदर्दी से बजाय हमने एम्पैथी का वर्ड यूज़ किया था, जिसका मतलब ये होता है कि आप सामने वाले को ये एहसास दिलाते हैं कि आप जिस सूरत-ए-हाल से गुज़र रहे हैं हम उसका अंदाज़ा कर सकते हैं। फिर हमने कहा था कि जब ये सिचुएशन पैदा होती है तो आपके और आपके सब्जेक्ट के दरमियान एक ताल्लुक पैदा होता है और एक एतमाद की फ़ज़ा कायम होती है, और फिर आपका उसके ऊपर असर और रसूख एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन बन जाती है, आप उसे इन्फ्लुएंस करने के काबिल हो जाते हैं, और फिर आप उसके बिहेवियर को चेंज भी कर सकते हैं, और नेगोशिएशंस बढ़ते-बढ़ते ऐसे मकाम तक भी आ सकती हैं जहाँ पर आप उसे सरेंडर करने की तरफ ले जाएँ और उसको इस बात का एहसास दिला दें कि ये गलत कर रहा है, इससे कोई रास्ता मसला हल नहीं होगा। लेकिन ये शुरू में नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप होता है, इसीलिए स्टेयरवे इसे कहा गया कि एक सीढ़ी, एक कदम एक वक़्त में, और स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाते हुए हम इस मकाम तक पहुँचते हैं। फिर उसके बाद हमने इसमें एक दो क्वेश्चंस कल जो आए थे, उनके हवाले से मैंने आई गिव इट अ सेकंड थॉट, और मैंने सोचा कि इस पे थोड़ी-सी क्लैरिफिकेशन आपके साथ शेयर करनी चाहिए, या जो हमारा मतमए नज़र है या हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है एज़ ए ट्रेनिंग एनवायरनमेंट, वो आपसे इस ख़ास तौर पे इस ट्रेनिंग या इस सेशन के हवाले से वो आपसे शेयर करें कि देखिए, हम ये बात कर रहे थे कल कि कानून क्या कहता है, पीपीसी क्या कहता है, पुलिस रूल्स क्या कहता है, और उसके हवाले से हमारे जो लॉ या लीगल फ्रेमवर्क है, उसको हम इसमें शामिल कहाँ कर सकते हैं, या उसकी नज़र से इसे कैसे देख सकते हैं। फिर हमने ये भी बात की थी कि जी कानून के अंदर विक्टिम में और होस्टेज में तो कोई फ़र्क नहीं है, कानूनन तो एक ही पोजीशन है सारी। तो बेसिकली मैं जब बाद में इस बात के बारे में सोचा, मैंने कहा कि आपसे ये बात की जानी चाहिए और आपको ये बताना चाहिए कि देखें, दिस कोर्स इज़ अबाउट इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेज़। जो दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ की जा रही हैं, ये उनके हवाले से है। और ऐसे कोर्सेज़ जब तैयार किए जाते हैं, तो वो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को देखकर तैयार किए जाते हैं। तो उसमें जो लोकल लीगल टर्म्स हैं, जो लोकल लॉ की टर्म्स हैं, हम सब्जेक्ट कह रहे हैं अपने मुल्ज़िम को, ये मुल्ज़िम हो जाना है बाद में। जब आपने इस पे केस दर्ज करना है, ये मुल्ज़िम हो जाना है, ये अगवाकार हो जाना है, ये दहशतगर्द हो जाना है, और कल को केस प्रूव हो जाएगा, तो ये मुजरिम बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इसे सब्जेक्ट कह रहे हैं। सब्जेक्ट किसी कानून की किताब में हमने लीगल टर्म्स में आज तक किसी मुल्ज़िम को सब्जेक्ट नहीं कहा, लेकिन यहाँ हम इसे एक और तरीके से स्टडी कर रहे हैं। हम इसे एक इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के ज़रिए से स्टडी कर रहे हैं, और इंटरनेशनली जो नेगोशिएटर्स हैं, जो लॉ एनफोर्समेंट के भी हो सकते हैं और उससे बाहर लोग भी हो सकते हैं, वो किस तरीके से इस फिनोमेना को देखते हैं, नेगोशिएशंस किस तरीके से करते हैं, और नेगोशिएटर का एक काम जो है वो एक्शन टीम को या कल को बाद में होने वाले एक्शन को किस तरह से सपोर्ट फराहम करना है, इसको हम समझने और सीखने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर वो जो लीगल फ्रेमवर्क हमारा है, उसको ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारी डिस्कशन उसे कवर करे। और जैसा कल हमारे पार्टिसिपेंट ने कहा था कि हम में से ज़्यादातर लोग ऑलरेडी, बल्कि तकरीबन सभी लोग यहाँ पर इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर्स हैं। तकरीबन तमाम ही रिक्रूट कोर्स से लेके
या ASI हैं तो प्रोफेशनल कोर्स से लेके, और फिर वो लोअर स्कूल कोर्स किया हुआ है, जो रिक्रूट्स आए थे बाद में उन्होंने लोअर स्कूल कोर्स कर लिया, फिर इंटरमीडिएट स्कूल कोर्सेज भी कर लिए, उसके बाद फिर अपर स्कूल कोर्स भी बहुत सारे ऑफिसर्स ने किया होगा आप में से, जो सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर हो गए हैं या जो सब इंस्पेक्टर्स भी हैं उन्होंने भी। तो इन सारे कोर्सेज में हम लीगल टर्म्स सीख चुके होते हैं, DSPs हैं हमारे साथ, लीगल टर्म्स हमें आती हैं। हमें इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझने की ज़रूरत है ताकि कहाँ कहाँ वो इस्तेमाल हो सकती हैं हम इस बारे में सोच सकें और ये आइडिया कर सकें कि ये इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें किस तरह फ़ायदा पहुंचा सकती हैं, हमें किस तरह फ़ायदा पहुंचा सकती हैं और हम इन्हें किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अपनी जो ग्राउंड की इंफॉर्मेशन है या अपने ग्राउंड के जो मारूजी हालात जिसे कहते हैं ग्राउंड सिचुएशन जो है, उस पर इनका इतलाक आया हो सकता है और किस हद तक और कहाँ कहाँ हो सकता है, ये हमें समझने की इसमें कोशिश करनी चाहिए। तो जो लीगल टर्म्स हैं वो ऑलरेडी सारी डिक्लेयर्ड हैं और ज़रूरी नहीं है, अगर आपको कहीं भी ऐसा महसूस हो कि हम जो बात कर रहे हैं वो आपकी नॉर्मल लीगल अंडरस्टैंडिंग से, क्योंकि आप में से लॉ इंस्ट्रक्टर्स भी हैं और आप जो लॉ इंस्ट्रक्टर नहीं भी है तो हम ऑलरेडी, एक स्टूडेंट ऑफ लॉ होता है पुलिस ऑफिसर, हमेशा शुरू से ही कानून को पढ़ना सीखना शुरू करता है, इम्प्लीमेंट करना शुरू करता है, तो वो स्टूडेंट ऑफ लॉ तो हम तमाम ही हैं। लेकिन यहाँ हम इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझने की ज़रूरत कोशिश कर रहे हैं और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस में हम कहाँ स्टैंड करते हैं, आया हमें इन बातों के बारे में मालूमात हैं या नहीं है, और ये थ्योरेटिकल बैकग्राउंड हमारे पास है या नहीं, और ये टेक्निक्स जो हम बार बार यहाँ पर जिनका जिक्र कर रहे हैं, और ये मॉड्यूल का तो इस मॉड्यूल का तो नाम ही स्ट्रेटजी एंड टेक्निक्स है, तो इसके अंदर हम ये स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स से आया वाकिफ़ हैं या नहीं, और वाकिफ़ हैं तो क्या हम इनको इस तफसील के साथ जानते हैं, और अगर इस तफसील के साथ जानते हैं तो क्या हम इसे ग्राउंड पे होने वाले किसी एक्शन के साथ रिलेट करने की पोजीशन में हैं। क्योंकि कल जब ग्राउंड पे हमने इस किस्म का कोई वाकया डील करना है, देखिए आप लोग अभी अभी बात करें कि पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज को थ्रेट्स हैं, तमाम गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स को हर वक्त थ्रेट रहता है, कभी उसका लेवल बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। इस वक्त अगर लेवल हाई है तो आपको खुदा न खास्ता ऐसी किसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर आपको ज़रूरी नहीं है कि ये तमाम चीज़ें जो हम वहाँ बता रहे हैं कि सब की सब एज इट इज़ इम्प्लीमेंट हो सकें, लेकिन इसमें से कई पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो आप इम्प्लीमेंट कर सकें ऐसी किसी सिचुएशन को डील करते हुए। तो अगर आप इन पॉइंट्स को एज ए टेक्निक्स, एज ए टूल्स, एज ए स्ट्रेटजी लेके चलेंगे तो ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है आपके फ्यूचर कोर्स ऑफ जॉब में, कोर्स ऑफ एक्शन में, इंशाल्लाह ताला। सो इस हवाले से हम आगे बढ़ते हैं। बिहेवियरल चेंज स्टेयर वेव के ऊपर हम बात कर चुके। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड बात करेंगे जिसके अंदर हमने जो स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स हैं वो दोनों किस्म के क्राइसिस सिचुएशन, क्राइसिस इंसिडेंट्स के हवाले से फर्दर हम अलग अलग देखेंगे। पहले हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन। इंस्ट्रूमेंटल जो सिचुएशंस हैं, इंस्ट्रूमेंटल जो हालात हैं, याद रहे इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन कौन सी, जिसके बारे में हमने कहा था कि उसमें सब्जेक्ट जो है वो एक या एक से ज़्यादा अशखास को या कमाल बना लेते हैं, होस्टेज बना लेते हैं और किसी थर्ड पर्सन से, किसी थर्ड पार्टी से अपने मुतालबात करते हैं और वो मुतालबात मनवाने के लिए इन्हें एज अ लेवरेज इस्तेमाल करते हैं, एज अ टूल यूज़ करते हैं ये जो सब्जेक्ट होस्टेजेस होते हैं, और जब तक कि उनके मुतालबात पूरे ना हो जाएं होस्टेजेस को ख़तरा लाहिक होता है। तो इसके अंदर ये जो इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन है, इसमें जो हमारी टेक्निक्स होंगी या हमारी हिकमत अमली क्या होगी, सबसे पहले होगी कि हम वक्त हासिल करने के लिए टाल मटोल से, बातचीत से, लेतो लाल से कोई ना कोई कोशिश करेंगे कि वक्त हासिल करें, और जब वक्त मिलेगा तो इसी वक्त के ज़रिए हम जो सब्जेक्ट है उसकी तवक्कुआत को कम करने की कोशिश करेंगे, उसकी एक्सपेक्टेशंस को लोअर करने की कोशिश करेंगे। हम कहेंगे कि आप हमें मौका दें, हम कोशिश कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो कहेगा मेरी ये डिमांड पूरी नहीं हुई, फिर हम कहेंगे कि हम कोशिश कर रहे हैं, हमने बात की है। फिर थोड़ी देर बाद हम कहेंगे हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये बहुत मुश्किल है। आहिस्ता आहिस्ता आप उसको इस बात की तरफ लेकर आएंगे कि जो आप बात कर रहे हैं ये बहुत मुश्किल बात है और ये आसानी से पूरी नहीं हो पा रही, या ये कम्प्लीटली हम इसको केटर नहीं कर पा रहे। इस चीज़ से टाइम के पैसेज के साथ जो सब्जेक्ट होता है उसकी एक्सपेक्टेशंस को कम करने की कोशिश की जाती है। एट द सेम टाइम हम उसके जो इनिशियल रिस्पॉन्स है उसे समझें अगर सब्जेक्ट के, तो सब्जेक्ट जैसे ही कोई बंदा वेपन लेकर या बंदा कोई फायर आर्म लेकर दाखिल होता है किसी सिचुएशन में, एकदम सिचुएशन को क्रिएट करता है, क्योंकि उससे पहले तो सब नॉर्मल था, ये सिचुएशन तो उसी ने क्रिएट की है। तो जब वो ये सिचुएशन क्रिएट करता है तो चूंकि उसके हाथ में वेपन होता है या उसके हाथ में ग्रेनेड हो सकता है, उसके हाथ में
कोई और ऐसा, वो खुद को जैकेट पहनी हो सकती है मिसाल के तौर पे उसने, और वो जब सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, वो अभी वो अपने आप धमाका भी नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ डरा रहा है इससे। तो इनिशियली वो ये समझता है कि सब मुझसे डर गए, मैं सब पे हावी हो गया, तो फिर वो अपने आप को कंप्लीटली पावरफुल और कंप्लीटली इन कंट्रोल फील करता है। वो समझता है कि इस सारी सिचुएशन का मुकम्मल कंट्रोल अव्वल से आखिर तक मेरे पास है, और सबसे ज़्यादा पावरफुल इस सिचुएशन के अंदर मैं हूँ। और ये जो कंप्लीटली अपने आप को पावरफुल महसूस करना, ताकतवर, और हालात को अपने काबू में महसूस करना है कि जी सारी सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है, मेरे हालात मेरे काबू में, ये सारे हालात हैं, मैं जैसे चाहूँ वैसे हालात बदल सकते हैं, मैं जैसे चाहूँ इन हालात को लेके जा सकता हूँ, जिस डायरेक्शन में चाहूँ उस डायरेक्शन में आगे बढ़ा सकता हूँ। तो उसके अंदर जब ये ख्याल होता है, इस ख्याल की वजह से वो बहुत ज़्यादा हाई फील कर रहा होता है। इस दौरान में आप जब ताख़ीरी हरबे का इस्तेमाल करते हैं, जैसे नेक्स्ट लाइन में कहा, ताख़ीरी हरबों का इस्तेमाल से मानना ये बनता है कि जी आप कहते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं फ़लाँ चीज़ अरेंज कर रहा हूँ, मैं फ़लाँ को बुला रहा हूँ, मैं राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह। जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो इन चीज़ों से होता क्या है कि आपके और उसके दरमियान एक ऐसी फीलिंग जनरेट होती है, जिसमें उसे महसूस होता है कि टाइम गुज़र रहा है और मेरी जो डिमांड्स हैं वो तो पूरी होती नज़र नहीं आ रही, और उसकी एक्सपेक्टेशंस आहिस्ता-आहिस्ता कम होने की तरफ जाती हैं, रिड्यूस होती हैं, लोअर होती हैं। तो इसकी वजह से उसको ये एहसास होने लगता है कि हालात जो वो जो समझ रहा था कि कंप्लीटली हालात उसके कंट्रोल में हैं, वो इतना ज़्यादा उसके कंट्रोल में नहीं हैं। कंप्लीटली हालात उसके कंट्रोल में नहीं है, उसे ये एहसास होता है, इदराक होता है, और वो जो अपने आप को कंप्लीटली पावरफुल समझ रहा था कि मैं जनाब मुकम्मल तौर पे पावरफुल हूँ और मैं जैसे कहूँगा वैसे हो जाएगा, जो चाहूँगा वो करा लूँगा, तो फिर उसको ये महसूस होता है कि नहीं जनाब, मैं आई एम नॉट इन द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ थिंग्स, मैं चीज़ों के मुकम्मल कंट्रोल में नहीं हूँ, और मैं मुकम्मल तौर पे चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकता हूँ। और उसकी जो एक सेल्फ प्रेज़ थी अपने अंदर, एक उसके अपने तौर पे वो ये समझ रहा था कि सिचुएशन सारी मेरे कंट्रोल में, ये एहसास उसके अंदर से कम होने लगता है, ख़त्म होने लगता है। और जब वो आपको थोड़ा मांद पड़ता नज़र आता है, जब आपको महसूस होता है कि हाँ, अब इसकी एक्सपेक्टेशंस कम हो रही हैं, और अब इसे महसूस हो रहा है कि ही इज़ नॉट कंप्लीटली पावरफुल, या ही इज़ नॉट द वन इन द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दिस सिचुएशन, तो वहाँ आप उससे सौदेबाजी शुरू करते हैं, वहाँ आप उससे बार्गेनिंग शुरू करते हैं। वहाँ आप उसको कहते हैं कि देखें ये नहीं हो रहा है, और हम ये कर सकते हैं, इसके बदले आपको ये करना पड़ेगा। हम ये करते हैं, इसके बदले आप ये करेंगे। यानी आप उसके साथ एक गिव एंड टेक वाली बार्गेनिंग शुरू कर देते हैं, सौदेबाजी शुरू कर देते हैं, कुछ दो कुछ लो की पॉलिसी के ऊपर। और ये कुछ दो कुछ लो वाली जो पॉलिसी है, इसके ज़रिए आप उसे मजबूर करते हैं कि अगर तुम कहोगे कि फ़लाँ काम करें, तो हम भी कहेंगे आपसे कि आप फ़लाँ काम करें। आप वो चीज़ करेंगे तो हम ये चीज़ करेंगे, यानी ये कंडीशनल होगा। जो रियायत हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वो कंडीशनल होगी, और कंडीशन आपने पूरी करनी है, जब भी वो रियायत आपको एक्सटेंड की जाएगी। ये स्टेप बाय स्टेप करने वाले काम हैं। बज़ाहिर ये नज़र आता है कि हमारे कहने से वो ऐसे क्यों करेगा? हमारे कहने से तो वो ऐसे नहीं करेगा। लेकिन ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग क्राइसिस होते हैं, इनके अंदर इस तरह होता है। बिल्कुल इस तरह होता है, और दुनिया में ये काम होता आ रहा है। हमारे यहाँ हमारे जो ज़्यादातर वास्ता पड़ता है, वो इस तरह की लॉन्ग स्टैंडिंग क्राइसिस से नहीं पड़ता, इसलिए हमें इसकी तफ़सील का अंदाज़ा नहीं। हमारे यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा जिस चीज़ को हम होस्टेज क्राइसिस को समझते हैं, वो ये है कि लोग दाखिल हुए, और हमारे यहाँ वो क्राइसिस क्रिएट करने से पहले सीधे-सीधे धमाके करके अपने आप को उड़ा लिया उन्होंने। तो फ़िदाई हमला एक बिल्कुल अलग चीज़ है। उसकी सिचुएशन बिल्कुल अलग है। वहाँ होस्टेज बनाने का काम नहीं हो रहा, वहाँ तो नुकसान पहुँचाने का काम हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जाए, एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जाए। लेकिन अगर होस्टेज क्राइसिस हो जाता है, जो कि इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन होती है, उसके अंदर ये जो फैक्टर्स हैं, अगर इनको आप स्टेप बाय स्टेप लेके चलें, तो आपको इससे जो आपका सब्जेक्ट है, उसकी एक्सपेक्टेशंस कम करना, उसके साथ एक गिव एंड टेक का रिलेशन कायम करना, ये शुरू करते हैं आप। और फिर नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसमें हम ये बताते हैं कि जब आप उससे गिव एंड टेक शुरू करते हैं, जब आप उससे गिव एंड टेक शुरू कर देते हैं, तो कुछ दो कुछ लो की पॉलिसी, और आप ये कह रहे हैं कि अच्छा आप ये करें, हम ये कर देंगे, या अच्छा ठीक है आपके कहने पे हम फला चीज़ अरेंज कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आप उसे कहते हैं कि आपने कहा था कि आपके बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कराएं, हम आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन आपसे ये शर्त है कि जो बूढ़े और बच्चे हैं इन होस्टेजेस में से या रमालियों में से, उन्हें आप रिहा करें। ये एक शर्त रख दी आपने कि आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है।
इस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए आपके जहन में ये हो सकता है कि पैसे ट्रांसफ़र होने का कौन सा मसला है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र है, बैंकिंग चैनल है आजकल, तो हम ऑनलाइन उसको स्टॉप भी करवा सकते हैं, स्टॉप पेमेंट भी हो सकती है, सारा कुछ हो सकता है, लेकिन इसके बदले आप उससे एक फ़ायदा ले रहे हैं। और वो फ़ायदा क्या है कि आप बूढ़े और बच्चे अगर यरगमालियों में, तो आप उन्हें रिहा करवा रहे हैं, और ऐसी सिचुएशन में यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। ज़रूरत पड़ने पर जब आपको जो है ना वो ये शो करना है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं फ़ोर्स यूज़ कर सकता हूँ। ज़रूरत पड़ी तो हम फ़ोर्स यूज़ कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन में आप ये एक किस्म का मैसेज, थ्रेटनिंग मैसेज भी दे सकते हैं। नॉट इन अ थ्रेटनिंग टोन, टोन आपकी थ्रेटनिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैसेज आप ये ज़रूर कन्वे कर देते हैं कि जनाब आपसे हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम फ़ोर्स के यूज़ करने में देर नहीं करेंगे। हम फ़ोर्स के यूज़ करने में देर नहीं करेंगे, आपके खिलाफ फ़ोर्स यूज़ कर सकते हैं हम। ये विलिंगनेस टू यूज़ ऑफ फ़ोर्स जो है ना, यानी कि ताकत के इस्तेमाल पे आमादगी, ये एक बड़ा मैसेज होता है। तो ये मैसेज ये होता है कि जनाब आप कंप्लीटली कंट्रोल में नहीं है कि जैसे आप कहेंगे वैसे होता रहेगा। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो कम से कम हम आपके खिलाफ ये इरादा रखते हैं कि फिर हम आपके खिलाफ चढ़ाई कर देंगे, और फिर हम पावर यूज़ करेंगे, फोर्स यूज़ करेंगे, और पुलिस ताकत के इस्तेमाल करना शुरू करे, तो फिर जाहिर सी बात है वो आपके लिए भी कोई अच्छा नतीजा उसका नहीं निकलेगा। इसके साथ साथ अगला पॉइंट भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड है। एक तरफ आप ताकत के इस्तेमाल का जो है वो इजहार कर रहे हैं, विलिंगनेस का, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पुरअमन अंदाज में अगर आप हथियार डालेंगे तो उसकी हौसला अफजाई भी हम करेंगे, और आपको उसके लिए हम सहूलत भी देंगे, फैसिलिटेट भी करेंगे। यानी अगर वो कहता है कि अब कोई सिचुएशन है, आप खुद भी सोच सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है जिसने लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है, अगर उसको ये महसूस हो कि आप उसकी मुतालबात को पूरा नहीं कर रहे, उसके तमाम मुतालबात पूरे नहीं होने वाले, और आप फोर्स यूज़ करने पर भी आमादा हैं, और साथ साथ आप ये भी बता रहे हैं कि भाई आप अगर आपने पुरअमन अंदाज में सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए, तो हम आपको आप इनकरेज करेंगे और हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, तो वो उसका कमज़ोर पड़ जाना और सरेंडर की तरफ सोचना शुरू कर देना, ये ज़रूर पॉसिबल है। फिर उसके बाद आप ये इम्पोर्टेंट बात समझें, जो अभी मैंने बात की थी उसी से ये नेक्स्ट बुलेट रिलेटेड है। वो ये है कि जो सब्जेक्ट है उसकी जो एक डिज़ायर है ज़िंदा रहने के लिए, उसकी जो ख्वाहिश है ज़िंदा रहने की, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, दुनिया में आप बड़े से बड़े काम को उस वक़्त करने पे राज़ी हो जाते हैं जब आपकी जान पे बन आती है। बल्कि हमारे मज़हब ने भी हमें कहा है कि जान पे बन आए तो जो जो चीज़ें हराम की गई हैं वो भी बक़द्रे बुनियादी ज़रूरत वो चीज़ें जायज़ हो सकती हैं। खाने-पीने में अगर कोई चीज़ हराम है, तो अगर जान पे बन गई है, जान जाने का ख़तरा है, तो ज़रूरत के तहत उस हराम चीज़ का इस्तेमाल भी जायज़ हो जाता है, उसकी भी इजाज़त हो जाती है। वो किस लिए? क्योंकि जान बचाना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है इंसान के लिए। आम तौर पे जो उसके नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं, उनमें सबसे बड़ा इंस्टिंक्ट है इंसान का अपनी जान को बचाना। अपनी जान बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो जो आपका सब्जेक्ट है, जो अगवाकार यहाँ पर मौजूद है इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन के अंदर, उसको अपनी जान बचाने की फ़िक्र बहरहाल होती है। आप जब उसको एक ऐसी सिचुएशन दिखाते हैं जिसमें उसको ये दिख रहा हो कि मेरे साथ ताउन नहीं किया जा रहा, अगर मैं अग्रेसिव होऊँगा तो मेरी जान जा सकती है। हाँ, अगर मैं सरेंडर करने की तरफ जाऊँगा तो मेरे साथ ताउन किया जाएगा। अगर ये यकीन उसमें कायम हो गया, तो वो जो उसकी ज़िंदा रहने की जो ख़्वाहिश है, जो उसकी इंस्टिंक्ट है अपनी जान बचाने की, वो इंस्टिंक्ट उसको इस तरफ ले जाएगी कि वो जो है ना पुरअमन कोई कोई जो पीसफुल उसका अल्टरनेट रास्ता है, जो पुरअमन मुतबादिल है, जो अगली लाइन में लिखा है कि उसका पुरअमन मुतबादिल जो है, जो पुलिस उसे तजवीज़ करेगी, वो उसको कम से कम अपनी जान जाने पर तरजीह देगा। जब उसे पता चलेगा कि भई अब तो कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा और मुझे तो मेरी जान जाती नज़र आ रही है, तो माँ सिवाय फ़िदायीन के, जो कि बहुत थोड़ी तादाद में दुनिया भर में होते हैं, आम कल्प्रिट्स या आम क्राइम्स की सूरत में ये जो फ़िदायीन वाला कॉन्सेप्ट होता है, ये मौजूद नहीं होता है, और वहाँ पर उनको अपनी जान कीमती होती है, उनको अपनी जान की कदर होती है। तो वो जान की कदर होना या अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र होना, ये आपके लिए एक बड़ा मस्बत पहलू होता है, क्योंकि ऐसे केस में उसका जो उसको इस इंसेंटिव पे कि तुम्हारी जान बख्शी जाएगी। सिर्फ़ देखें, हम सारे पुलिस ऑफ़िसर्स हैं, हम ग्राउंड के ऊपर बहुत सारे सख्त एक्शंस भी कर रहे होते हैं, और आपको पता है कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो, कोई मुल्ज़िम ऐसा हो जिसने बहुत ज़्यादा मुश्किल सीन क्रिएट किया हुआ हो, तो हमारे माहौल में उसको ये भी एक फ़िक्र लगती है साथ-साथ
कि अगर मैं पकड़ा गया तो कहीं मैं जान से ना चला जाऊं। अगर मैं पुलिस के हाथ आ गया, पकड़ा गया, जबकि मैं हाथ उठा के भी सरेंडर करूं तो कहीं मैं जान से ना चला जाऊं उसके बाद भी। आप लोग मेरा मतलब समझ रहे हैं? तो ऐसे केस में अगर पुलिस ये बात वाज़ेह करने पे कामयाब हो जाए कि भाई आपकी जान को कोई ख़तरा नहीं होगा, आप सरेंडर करें, आपकी जान को कोई ख़तरा नहीं, हमारी ज़िम्मेदारी है, हम यकीन दिला रहे हैं कि आपकी जान को कोई ख़तरा नहीं होगा, ठीक है। बल्कि बाज़ औक़ात तो वो ये कहते हैं कि मीडिया के सामने सरेंडर करूँगा। ऐसा भी हुआ है दुनिया में, हम मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ वाक़यात में, मैं मीडिया के सामने सरेंडर करूँगा, मीडिया की मौजूदगी में, ताकि उसको ये फ़िक्र ना हो कि उसकी जान चली जाएगी या उसे एक्स्ट्रा जुडिशियली उसको कोई नुकसान पहुँचा दिया जाएगा, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर दी जाएगी। इसलिए मीडिया के सामने सरेंडर करने की भी बात करते हैं। तो आप उनको अलाउ कर सकते हैं कि वो सरेंडर करें और सरेंडर करने के लिए आप उन्हें इनकरेज कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में जो सब्जेक्ट है, जब तक कि वो फ़िज़ाई हमला नहीं कर रहा है, आम सूरत हाल है, तो उसके अंदर उसको ज़िंदा रहने की जो ख्वाहिश है, जो डिज़ायर टू लिव है, वो उसको मजबूर करेगी कि वो पुलिस के तरफ से दिया हुआ अल्टरनेटिव जो पीसफुल रास्ता है, उसको इख्तियार करने के बारे में तरजीह दे बनिस्बत अपनी जान के जाने। फिर अगर वो जो इमोशंस बढ़ते हैं, इसके बावजूद भी, सारी कोशिश के बावजूद भी इमोशंस बढ़ जाते हैं, जज्बात बढ़ जाते हैं, तो फिर आप मुदाखलत की तरफ जाएंगे, फिर आप इंटरवेंशन की तरफ जाएंगे, यानी यूज़ ऑफ फोर्स की तरफ जा सकते हैं, फिर उसकी तरफ आप जाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें, कोशिशें आप करेंगे पहले, उसके बाद। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हम बात करेंगे दूसरी टाइप की, जो कि एक्सप्रेसिव सिचुएशन होती है। एक्सप्रेसिव सिचुएशन में आप टाइम बाय करने की कोशिश करते हैं। टाइम बाय करने का मतलब ये है कि वक्त का किसी तरीके से हसूल करना। टाइम बाय करने के लिए मुख्तलिफ टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे अगर उसकी डिमांड ये है कि जी मैं फ़लाँ मेरे बंदे हैं उनको छोड़ दिया जाए, मिसाल है, जो अभी जैसे एक हमने मिसाल इंटरनेशनल केस की बात की थी कि इसमें जो जो वो थे, अगवाकार थे, उनकी ये थी कि हमारे बंदे रिलीज़ कर दिए जाएँ। तो अगर आप टाइम बाय कर रहे हो तो आप ये कह सकते हैं कि भाई हम उनका डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, हम उनकी मालूमात कर रहे हैं, हम उनके हवाले से अथॉरिटीज़ से बात कर रहे हैं, हम अथॉरिटीज़ को राब्ता कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। जिस तरह आप तमाम पुलिस ऑफिसर्स हैं, आप जानते हैं कि हम अदालतों से वक्त ले रहे होते हैं, हमसे ज़्यादा वक्त लेना कौन जानता है, ठीक है ना। हम तो टाइम बाय करने में तो हम लोग चैंपियन होते हैं एक तरह से। हम अदालतों से टाइम बाय कर रहे होते हैं, हम अपने सीनियर्स ने हमें डेडलाइन दी होती है, उनसे टाइम बाय कर रहे होते हैं। तो टाइम बाय करना हमारे लिए एक रूटीन की बात होती है। इस सिचुएशन में भी हमें टाइम बाय करने की कोशिश करनी चाहिए एक्सप्रेसिव सिचुएशन में, क्योंकि हमने बात की कि यहाँ जज्बात शुरू में बहुत ज़्यादा होते हैं ना। एक्सप्रेसिव सिचुएशन है ही जज्बात के इजहार का नाम है। तो वो जब जज्बात का इजहार करने लोग आए हुए हैं, या वो कोई जो यरगमाल किसी को बनाया हुआ है, वो कोई विक्टिम है जिसको उसने काबू में लिया हुआ है, तो उस वक्त उसके जज्बात बहुत ज़्यादा हैं, या खुद अकेला सुइसाइडल टेंडेंसी के साथ आ गया है, उसके जज्बात बहुत ज़्यादा मुंतशिर हैं, बहुत ज़्यादा हाई हैं, उसके जो थॉट प्रोसेस है वो इस वक्त बहुत डिस्टर्ब है। टाइम बाय करने से फ़ायदा होगा। टाइम बाय करने से आपको उसके जो लेवरेज मिल जाएगी टाइम की, उसके अंदर आप देखेंगे क्या-क्या फ़ायदे होंगे। मिसाल के तौर पे बहरानी मुदाखलत, यानी जो क्राइसिस इंटरवेंशन है, इसके बारे में आप अंदाज़ा करते हैं उससे बातचीत करके कि देखो ये जो मसला है, इसके बारे में तुम समझो कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, तुम जो कुछ कर रहे हो वो कितना बड़ा इशू है, उसकी हसासियत कितनी है। तो आप मसले के बारे में उसे थोड़ी सूझबूझ देते हैं, या उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करते हैं। एक आदमी जो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल फ्रेम ऑफ माइंड में है, जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव फ्रेम ऑफ माइंड में है, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ है, उसको बाज़ औक़ात समझ-बूझ देने की ज़रूरत होती है। और आप समझ-बूझ दें तो वो एक्सेप्ट भी कर रहा होता है एट टाइम्स, और उसे आप सेंसिटाइज़ करते हैं। उसको फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं कि भाई तुम इस बारे में, तुम्हारे एहसासात क्या हैं? तुम किस तरह सोच रहे हो? क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि ये कितना बड़ा मसला बन गया है? क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? और एट द सेम टाइम ये जो आगे नेक्स्ट लाइन में 2 लफ्ज़ लिखे हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। एक गैर धमकी आमेज़ होना है, नॉन थ्रेटनिंग होना है। थ्रेटनिंग नहीं होना, ये शायद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले गए, पिछली स्लाइड पे रहना। गैर धमकी आमेज़ यानी कि नॉन थ्रेटनिंग, और दूसरा गैर फैसला कुन यानी नॉन जजमेंटल। देखिए हमारा एक तरीका है, मैं पहले भी बात कर रहा था ये, कि हम पुलिस ऑफिसर्स हैं ना, हम ख़ास ऐनक से दुनिया को देखते हैं, सही है या गलत है। और हम इस दरमियान में बहुत कम हम में से ऐसे ऑफिसर्स होते हैं, लोग होते हैं जो कि इसके दरमियान भी देख सकें, ग्रे एरिया में भी देख सकें। ब्लैक और वाइट एरिया में देखना आसान है,
जो ग्रे एरिया है उसके अंदर देखना, उसके अंदर ट्रेड करना मुश्किल होता है। तो हमें ग्रे एरिया को देखने की भी एक आदत अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए और हमें जजमेंटल नहीं हो जाना चाहिए कि भाई ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है, तुम तो बिल्कुल तबाह हो जाओगे, तुमने ये काम किया है, अब बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो, ये तो तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए। इस किस्म के जुमले अगर आपने कहे तो ये जजमेंटल बातें होंगी और यहाँ इस किस्म के जुमलों को अवॉइड करना चाहिए, नॉन जजमेंटल बात करनी चाहिए। बिल्कुल उसी तरह नॉन थ्रेटनिंग बात करनी चाहिए। अगर आप इस किस्म के थ्रेटनिंग वर्ड्स यूज़ करेंगे कि हम तुम्हारे को छोड़ेंगे नहीं और तुम्हारे को पता लग जाएगा और तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा और तुम जो है वो अभी तुम्हें पता चलता है तुम्हारी सारी, इस किस्म की आप थ्रेटनिंग टोन यूज़ करें अगर और सामने जज्बाती शख्स मौजूद हो तो सिचुएशन बिगड़ेगी, कभी भी उसमें बेहतरी की उम्मीद नहीं होगी। फिर दूसरा, ऐसी बातें, ऐसे अंदाज जिनसे इज़्तिराब बढ़े, ऐसी साज़बाज़, ऐसी बातचीत, ऐसी गुफ्तगू से बचना चाहिए। इज़्तिराब बढ़ाना यानी मुज़तरिब करना, परेशान करना, एंग्ज़ायटी में लेके जाना, फ्रस्ट्रेशन में लेके जाना, इससे अवॉइड करना चाहिए। ऐसी कोई टेक्निक यूज़ नहीं करनी चाहिए, ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए जिससे फ्रस्ट्रेशन में इज़ाफ़ा हो, एंग्ज़ायटी में इज़ाफ़ा हो, इज़्तिराब में इज़ाफ़ा हो। फिर एक चीज़ हमें यहाँ समझनी है, देखिए हम पुलिस ऑफ़िसर्स हैं, अक्सर व बेशतर हम भी ऐसा नहीं कि हम जो हैं वो रोबोट्स हैं, हम मशीन्स हैं, ऐसा नहीं है। हमारे भी जज़्बात होते हैं, हम भी जज़्बात में आके बाज़ औक़ात सोच रहे होते हैं। प्रोफ़ेशनली हमें नहीं सोचना चाहिए लेकिन इंसान तो है ना। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है, जैसे अभी एक मिसाल दी थी कल-परसों हमारे एक पार्टिसिपेंट ने कि जी वो जनाज़े पे गए, वहाँ पुलिस की ड्यूटी थी। अब जनाज़े में किसी की किलिंग हुई है, उसका जनाज़ा है, तो पुलिस ने तो उसको नहीं मारा, पुलिस ने तो उसकी किलिंग नहीं की या पुलिस ने कोई उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा जो जनाज़े में शामिल है, लेकिन वो पुलिस के ऊपर अग्रेशन करने लगे और यहाँ तक कि कुछ पुलिस ऑफ़िसर्स की यूनिफ़ॉर्म पर उन्होंने हाथ डाला, यूनिफ़ॉर्म फाड़ दी वग़ैरह-वग़ैरह, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने तहम्मुल से काम लिया। तो अगर कोई तीसरा शख्स ये जुमला सुने, ये बातें सुने और वो कहे यार ये तो बड़े कमज़ोर लोग हैं, ये तो बड़े कमज़ोर लोग हैं, तो ऐसी बात नहीं है। तहम्मुल हर सूरत में कमज़ोरी नहीं होता। बहुत सी दफ़ा तहम्मुल जो होता है वो बड़ी हिम्मत का काम होता है। वो तो बड़ी स्ट्रेंथ चाहिए होती है तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने के लिए। बहुत सी सिचुएशंस ऐसी हैं जिनमें तहम्मुल करना किसी आम और मामूली आदमी, किसी हल्के आदमी का काम ही नहीं है। ये तो बहुत स्ट्रेंथ वाला आदमी, बड़ा मज़बूत आदमी और बड़ा ही एक अपने ऊपर कंट्रोल रखने वाला आदमी चाहिए होता है जो तहम्मुल कर सके। वरना तहम्मुल करना आसान काम नहीं है बहुत सी सिचुएशंस में। कुछ सिचुएशंस में होता है आसान, लेकिन बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, ख़ास तौर पे ये जो एक्सप्रेसिव सिचुएशंस होती हैं जिनमें जज़्बात बहुत ज़्यादा हों सामने दूसरे फ़रीक के, तो उन जज़्बात की शिद्दत की वज़ह से वो बहुत से गलत अल्फ़ाज़ भी कह रहा होता है, बहुत से गलत एक्शंस भी कर जाता है बाज़ औक़ात। वहाँ तहम्मुल रखना ये कोई मामूली बात नहीं है और ये अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनलिज़्म को शो करता है, पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट ऑफ़िसर्स की तरफ से। अगर वो तहम्मुल रखते हैं ऐसी सिचुएशन में, तो वो यकीनन दाद व तहसीन के मुस्तहिक होते हैं और वो उनकी स्ट्रेंथ शो हो रही होती है, उससे उनकी कोई वीकनेस शो नहीं हो रही होती। सो ये जो तहम्मुल है या रिस्ट्रेंट है या एक्शन लेने से बाज़ रहना है या सब्र व ज़ब्त का मुज़ाहिरा करना है, ये तमाम चीज़ें कमज़ोरी नहीं है। फिर उसके बाद ये कि हमने नागुज़ीर अमल यानी बिल्कुल एक्शन की तरफ जाना, आखिरी अमल उससे बचना है पहले हमने, नागुज़ीर अमल से बचें। यानी कि उससे बचते हुए हमने कोशिश ये करनी है कि उसको आखिरी वक़्त तक अवॉइड कर सकें। हम ये बात यहाँ भी कर रहे हैं, जैसे कल भी बात हो रही थी कि जी कोई सिचुएशन को हम डी-एस्केलेट करना चाह रहे हैं, कोई सब्जेक्ट उसे एस्केलेट करता रहता है, एक वक़्त ऐसा आता है जब एक्शन लेना पड़ता है। तो यकीनन ये बात सही है, जब एक वक़्त आएगा तो आपको एक्शन लेना भी पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें ये तमाम टेक्निक्स को यूज़ करते रहना चाहिए और हम उस नागुज़ीर अमल से बचने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, इसमें ये कि हमारा जो ये सारी मेहनत है ये किस लिए हो रही है? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो जज़्बातियत है और जो गम व गुस्सा है उस शख्स के अंदर, सब्जेक्ट के अंदर, उसे किसी तरह कम करें, उसे ख़त्म करें। और जब ज़ाहिर है जज़्बातियत कम होगी तो शऊरी सोच ज़्यादा बेहतर होगी। शऊरी सोच से फ़ायदा ये होगा कि अभी वो काम कर रहा है, जब वो शऊरी सोच से नहीं सोच रहा, रैशनल थिंकिंग से नहीं सोच रहा, तो वो जज़्बात में आकर कदम उठा रहा है। जैसे ही शऊरी सोच आहिस्ता-आहिस्ता उसके अंदर बेदार होने लगेगी, वो सोचेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसका क्या नतीजा निकलना है? आया मुझे ऐसे करना चाहिए या नहीं? आया मेरा ये फ़ेल मुनासिब है या नहीं? ऐसी सूरत-ए-हाल से आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि अब जब वो सोचने लगेगा तो वो कुछ अच्छा ही फ़ैसला करेगा। इंसान जब सोच समझ के फ़ैसला करता है तो उसके फ़ैसलों में बेहतरी आती है, उसके फ़ैसले ज़्यादा करीन-ए-क़यास होते हैं, ज़्यादा बेहतर होते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। फिर
एतमाद और ताल्लुक़ यहाँ भी रेपो और ट्रस्ट बिल्ड करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, ये बात एक रेपो और ट्रस्ट बिल्ड करने के हवाले से एक पॉइंट ये भी आता है कि हम जो झूठे वादे करते हैं ना लोगों से, वो हमें बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन में ले जाते हैं जब 1 या 2 या हमारे बातें और हमारे वादे पूरे नहीं होते या उनका मुतज़ाद कोई सामने आ जाता है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम ताल्लुक़ कायम नहीं कर पाते, हम एतमाद कायम नहीं कर पाते। इसलिए हमें सिंसेरिटी ऑफ पर्पस के साथ, सिंसेरिटी टू आवर ओन जॉब, आवर वर्क के साथ काम करना चाहिए और हम सिंसेरिटी के साथ काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम गलत बात से, गलत बयानी से इज्तनाब करें। उतनी बात करें जितनी हम कोशिश करके पूरी कर सकते हों, या उतनी बात करें जिसमें हमारे पास गुंजाइश हो बाद में उसको सँभालने की, अगर हमारा वो कमिटमेंट पूरा ना हो रहा हो। ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस चीज़ की कोशिश करनी चाहिए और ये बातें भी आपका ट्रस्ट कायम करने में कामयाब होती हैं। देखिए ना, आपने ये वाक़या देखा होगा, बल्कि हमसे एक ट्रेनिंग में हमारे एक ऑफ़िसर ने भी ये वाक़या शेयर किया था, पार्टिसिपेंट ने, कि सर वहाँ पर एक सिचुएशन बन गई थी और लोगों ने रोड बंद किया हुआ था। तो मैं जब वहाँ गया तो मैं डायरेक्ट उन लोगों के पास चला गया। मैंने, भाई क्या हुआ क्या नहीं? उन्होंने कहा, जी आप आ गए हो तो ठीक है, आप अच्छे ऑफ़िसर हो, आपको हम जानते हैं, हमारा आप पे एतमाद है, आप फ़ैसला करो। तो ये जो एतमाद होता है, ये ऐसे ही कायम नहीं हो जाता। आप जब लोगों के दरमियान अपने कैरेक्टर को प्रूव करते हैं, जब आप सच का साथ देते हैं, जब आप मेरिट की बात करते हैं, तो लोग, बहुत सारे लोगों को छोड़कर आपके पास अपना मामला लेकर आना पसंद करते हैं। इस तरह से एतमाद कायम होता है और ये तो है एक लॉन्ग टर्म में एतमाद कायम होना। इसी तरीके से जब अचानक कोई क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट हो और आप सब्जेक्ट से कम्युनिकेट कर रहे हो, नेगोशिएट कर रहे हो, वहाँ भी ये फैक्टर बड़ा काउंट करता है कि आप सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। क्या आपकी आँखें, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके अल्फाज का साथ दे रही हैं कि नहीं? क्या जो-जो आप कह रहे हैं, वो वक़्त के गुज़रने के साथ-साथ कहीं डिस्प्रूव तो नहीं हो रहा? कहीं उससे मुतज़ाद चीज़ें तो सामने नहीं आ रही? कहीं आपकी बातें झूठ तो नहीं निकल रही? अगर इस तरह की बातें होंगी तो कभी भी आप एतमाद और ट्रस्ट कायम नहीं कर सकते। आपका एतमाद और आपका कनेक्शन उसी वक़्त कायम होगा जब आप सच बोल रहे होंगे, सिंसेरिटी से बात कर रहे होंगे और ज़्यादातर अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करने की कोशिश कर रहे होंगे। जानबूझ के हमारे यहाँ एक कल्चर कायम हो गया, हम हमारा हमारा अव्वल तो ये है कि हम किसी से बात करते में सच और झूठ बिल्कुल मिला लेते हैं। हमें फ़िक्र ही नहीं होती कि हम कौन-सी बात झूठ कर रहे हैं, कौन-सी सच कर रहे हैं। जिसको हम कसम खा के कह रहे होते हैं, उसको भी हम झूठ बोल रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में कमोबेश यही चीज़ें देखने में आ रही हैं। रेयरली लोग अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, बहुत से लोग अच्छे भी हैं, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी हमारी इस तरफ है। तो इसलिए वो जो एतमाद है, वो ताल्लुक़, वो कायम करना ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन आप अगर सिंसेरिटी से बात करें और आप सच बात करें, तो आपका वो रेपो कायम हो जाती है, वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। फिर उसके बाद आप अदम तशद्दुद के हवाले से जो मुतबादिल ज़राए हैं, उनका इस्तेमाल करें, उनकी बात करें। उनको बोले, भाई देखो गुस्सा नहीं करो, हम तुम्हें एक जगह दे देते हैं, ये यहाँ तक, मिसाल के तौर पे अब रोड है, रोड बंद किया है एक मजमे ने, तो आप एकदम उस पे लाठी चलाना शुरू करें कि भाग जाओ यहाँ से, तो वो मुमकिन है कि वो अच्छा रास्ता ना हो। बहुत सी सूरतों में उसकी वजह से सिचुएशन बिगड़ सकती है। बजाय इसके अगर आप उनके पास जाते हैं, ये भी हमारे साथ हमारे एक ऑफ़िसर ने बात की थी कि उनके पास गया और मैंने कहा, भाई रोड थोड़ा-सा एक तरफ से, वो शायद बलूचिस्तान के ऑफ़िसर थे, उन्होंने कहा था, तो मैंने कहा, भाई रोड एक तरफ से छोड़ दो, देखो पीछे अस्पताल है, सिविल हॉस्पिटल है या कौन-सा हॉस्पिटल है, वहाँ से एम्बुलेंसेज़ आती हैं, जाती हैं, तो थोड़ा-सा एक साइड पे हो जाओ। आप लोग अपना इज़हार ज़रूर करो, लेकिन मरीज़ों का ख़्याल करो, लोगों की जान का मसला है। और लोगों ने उनकी बात मानी और थोड़ा-सा साइड पर हो गए। तो इसलिए अदम तशद्दुद, एक तो तशद्दुद के ज़रिए उन्हें हटाया जाता है, एक अदम तशद्दुद के ज़रिए आपने मुतबादिल ज़रिया इस्तेमाल किया। आपने कहा, आपको मैं एहतजाज का हक़ दे रहा हूँ, आप अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड कराओ, लेकिन थोड़ा इस तरफ हो जाएँ। तो उससे वो मान गए और वो वाक़ई रास्ता खुल गया और आहिस्ता-आहिस्ता सिचुएशन बेहतर हो गई। फिर इसी तरह से ये जो मैंने नेक्स्ट बात की कि जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि खुलूस और नेक नियति का इज़हार, ये जो चीज़ें हैं, गुड फेथ जिसे हम कहते हैं, नेक नियति हम कहते हैं, ये जो ताल्लुकात उस्तवार करने में मदद करता है। क्योंकि देखिए, जो लोग झूठ बोलते हैं या जो लोग गलत बयानी से काम ले रहे होते हैं, वक़्ती तौर पे शायद वो फ़ायदा उठा जाते हैं। वक़्ती तौर पे शायद उनको उनकी बात मान ली जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में, कुछ ही वक़्त गुज़रने के बाद उनकी हकीकत सामने आ जाती है और तमाम लोग वाक़िफ़ हो जाते हैं कि ये सच नहीं बोल रहे, गलत बयानी से काम ले रहे हैं, ये सिर्फ़ वक़्त पास कर रहे हैं या ये सिर्फ़ जो है वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म में कामयाब नहीं होते। तो अब ये, अब एक क्राइसिस जो है वो बन रहा है और वो चल रहा है, उसमें टाइम गुज़र रहा है, नेगोशिएशंस हो रही हैं, तो जो वहाँ पर सच बात बोलेगा, खुलूस नीयत से बात करेगा, नेक नियति से बात करेगा, उसी की बात की वर्थ बनेगी और वही ताल्लुकात, वही एक रेपो बिल्ड कर सकेगा, एक कनेक्शन कायम कर सकेगा।
फिर उसके बाद जो आपने एक बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल एक फोर्स का जो होता है शो ऑफ फोर्स ना, वो दिखाने के बजाय आपको एक लो प्रोफाइल यानी कम प्रोफाइल की फोर्स नज़र आनी चाहिए, दिखानी चाहिए। जब आप ये शो कर रहे हैं कि भाई हम आपके खिलाफ फोर्स नहीं यूज़ करना चाह रहे, हम बातचीत से मसले को हल करना चाह रहे हैं, तो फिर आपके पास जो शो ऑफ फोर्स है वो भी उसी तरह से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ये बात कर रहे हो कि हम फोर्स नहीं यूज़ करना चाह रहे, लेकिन फोर्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, बड़ी एग्रेसिव नज़र आ रही है, बड़ी सीरियस नज़र आ रही है, बड़ी एक्शन रेडी टू एक्शन नज़र आ रही है। इस तरह नहीं होना चाहिए। तो ये जो आप एक पूरा मन इरादा ज़ाहिर करेंगे और उसमें आपका लो प्रोफाइल की आपकी फोर्स की शो ऑफ फोर्स होगी, ये आपको फ़ायदा देगी और इसकी वजह से आपका जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर ये तासुर आप कायम करने में कामयाब हो सकेंगे कि भाई वाकई ये लोग सीरियस हैं इस बात में कि ये फोर्स नहीं यूज़ करना चाहते मेरे खिलाफ। क्योंकि आप अगर उसे सीरियसली अपना मैसेज कन्वे कर पाएंगे, जब ही जो है वो ये समझेंगे कि हाँ ये अपनी बात में अपने इरादों में सीरियस हैं और ये वाकई शो ऑफ ये यूज़ ऑफ फोर्स का इरादा नहीं रखते, ये यूज़ ऑफ फोर्स को अवॉइड करना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम जाएंगे अपनी कुछ सरगर्मी, कुछ एक्टिविटी की तरफ, जो हमारी ट्रेनिंग एक्टिविटी है। इसमें बेसिकली हम आपसे दो सिचुएशंस हैं जिनका जिक्र करेंगे। पाकिस्तान के अंदर दो बड़े वाक़यात हुए, सूबा पंजाब में मेनली दोनों बड़े वाक़यात हुए, इनका हम आपसे जिक्र करेंगे और इनके बारे में हम तबादला ख्याल करेंगे आज। इनमें पहला वाक़या जो था वो 25 जुलाई 2003 को सियालकोट में एक वाक़या हुआ था और वाक़या ये हुआ था कि सियालकोट की डिस्ट्रिक्ट जेल में जुमे की शाम इस वक्त 3 सिविल जज और 5 कैदी हलाक और 2 जज शदीद ज़ख्मी हो गए। सियालकोट डिस्ट्रिक्ट जेल में जुमे की शाम 3 सिविल जजेस, 5 कैदी और 2 जज हलाक हो गए। 3 सिविल जज और 5 कैदी हलाक हो गए और 2 जजेस शदीद ज़ख्मी हो गए। और ये कब हुआ? जब पुलिस ने कैदियों के हाथों यरगमाली बने 10 जजों को रिहा कराने के लिए जेल में एक्शन लिया। अगवा बराए तावान और डकैती के मुख्तलिफ मुकदमात में सज़ा पाने वाले कैदियों ने सुबह 11 बजे के करीब उस वक्त जज साहिबान को यरगमाल बनाया जब वो माहाना मुआयना के लिए जेल का रुख कर रहे थे। यानी जो मंथली इंस्पेक्शन होती है जजेस जो जेल की करते हैं, मैजिस्ट्रेट्स करते हैं, उसमें जब मैजिस्ट्रेट्स सियालकोट की जेल में 2003 में 25 जुलाई को जुम्मे के दिन जब वहाँ गए, तो उस वक्त जो सुबह 11 बजे के करीब जज साहिबान को अगवा बराए तावान, डकैती और इस तरह के सीरियस मुकदमात के सज़ा याफ्ता कैदी जो थे, उन्होंने जजेस को यरगमाल बना लिया। जब यरगमाल बनाया गया तो अगवाकारों ने जज साहिबान और करीबन 60 ख़वातीन कैदियों को भी साथ यरगमाल बना लिया। एक तो जज साहिबान थे, उन्हें यरगमाल बनाया, साथ ही साथ 60 के करीब ख़वातीन थीं जो कैदी थीं, उन्हें भी यरगमाल बना लिया। और उन्होंने यानी कि यरगमाल बनाने वाले कैदियों ने, जिन्हें हमने सब्जेक्ट के नाम से अपनी ट्रेनिंग में पुकारा है, तो सब्जेक्ट्स ने जेल हुकाम और ज़िलाई हुकूमत के नुमाइंदों से महफूज तरीके से बाहर निकलने के लिए मुतालबा किया, यानी सेफ़ एग्ज़िट और सेफ़ पैसेज मांगा। सेफ़ एग्ज़िट और सेफ़ पैसेज मांगा कि हमें बाहिफाजत जेल से बाहर निकलने और अपनी मंजिल तक जाने के लिए बाहिफाजत रास्ता और बाहिफाजत सवारी प्रोवाइड की जाए। और ज़िलाई हुकूमत और जेल हुक्काम ने अगवाकारों के साथ वायरलेस सिस्टम के ज़रिए शाम 4 बजे तक मुज़ाकरात जारी रखे। शाम 4 बजे तक, सुबह 11 बजे के करीब ये वाक़या हो रहा है और शाम 4 बजे तक वायरलेस के ज़रिए उनसे मुज़ाकरात जारी रखे गए। यरगमालियों से गुफ्तो शनीद तकरीबन शाम 6-7 घंटे तक जारी रही और इन 6-7 घंटे के अंदर उन्होंने कहा कि हमें यरगमालियों को लेकर बाहर निकलना है। उसके लिए जेल से निकलने के लिए हमें बस चाहिए, हमें असलहा चाहिए और हमें महफूज रास्ता चाहिए। एक तो हमें बस चाहिए जिसके अंदर हम ये जजेस को अपने साथ लेकर निकलेंगे, दूसरे नंबर पे हमें असलहा चाहिए और हमें महफूज रास्ता चाहिए। तकरीबन शाम 5:30 बजे पुलिस ने बिल आखिर जेल के ऊपर अटैक कर दिया और जब उसने जेल के ऊपर अटैक किया तो सरकारी ज़राए के मुताबिक दीगर यरगमालियों को बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई ज़रूरी हो चुकी थी।
ऐसे में नारोवाल, गुजरांवाला और गुजरात से पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई थी, जिसने जेल को घेरे में ले लिया। लेकिन उस सिचुएशन में फाइनली जो नतीजा निकला वो क्या हुआ उस एक्शन का, कि 3 सिविल जजेस और 5 कैदी हलाक हो गए और 2 जजेस शदीद ज़ख्मी हो गए। ये पुलिस को एक बहुत बड़ा सेटबैक था जो इस वाक़े में मिला, और उसके बाद फिर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स का करियर भी ख़राब हो गया। उनकी बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स और जेल हुकाम के ख़िलाफ़, जेल अमले के ख़िलाफ़ लीगल एक्शन भी हुआ, डिपार्टमेंटल एक्शन भी हुआ, करियर भी ख़राब हुए, मुकदमात भी बने, बड़ा कुछ हुआ। लेकिन ये एक वाक़या अपने अंदर बहुत सारे लेसन्स रखता है। इसी तरह से दूसरा वाक़या नंबर 2 जो नेक्स्ट स्लाइड पे दिया गया है, ये है कदरे करीब का वाक़या। पिछला वाक़या जो था वो 2003 का था, और ये वाक़या जो अब हम आपको बता रहे हैं ये 2016 का वाक़या। इसके अंदर राजनपुर पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है, साउदर्न पंजाब में है, सिंध के साथ बॉर्डर करने वाले डिस्ट्रिक्ट्स में से। सिंध और बलूचिस्तान दोनों से बॉर्डर करता है, ट्राई बॉर्डर इलाका कहलाता है, जिसमें राजनपुर का एरिया भी आता है और रहीम यार खान का कुछ एरिया भी आता है। तो 2016 में जनूबी पंजाब के ज़िला राजनपुर के दरियाई इलाके को जराइम पेशा अफराद से साफ करने के लिए जारी ऑपरेशन में कम से कम 6 पुलिस एहलकार शहीद और 27 पुलिस एहलकारों को गैंगस्टर्स ने यरगमाल बना लिया। 6 पुलिस एहलकार शहीद हो गए और 27 पुलिस एहलकारों को गैंगस्टर्स ने यरगमाल बना लिया। ऑपरेशन में 7 गैंगस्टर्स भी हलाक हुए। ज़रब आहन नामी ऑपरेशन में तैनात पुलिस फोर्सेस के पास इलाके पर हमला करने के लिए मुनासिब आलात, हथियारों और कश्तियों की कमी थी। गैंगस्टर्स से निजात के लिए ऑपरेशन मकामी पुलिस फोर्सेस के लिए एक मुश्किल साबित हो रहा था, जिनके पास दरिया के इलाकों में आबी हयात की कार्रवाइयाँ करने के लिए, यानी जो एम्फीबियन कार्रवाइयाँ होती हैं या जो वाटर बॉर्न कार्रवाइयाँ होती हैं, उनके लिए मुनासिब तरबियत और आलात की भी कमी थी। नाम जाहिर ना करने की शर्त पर एक पुलिस एहलकार ने बताया कि मकामी अफराद से 2 कश्तियाँ हासिल की गई, यानी कि जो प्रॉपर बोट्स थी वो भी पुलिस के पास नहीं थी, और मकामी अफराद से 2 कश्तियाँ हासिल की गई जिनके ज़रिए उस माफिया तक रसाई हो। लेकिन उन्होंने हमला कर दिया, यानी कि जो आपका ये जो गैंग था, जिसको छोटू गैंग के नाम से कहा जाता है, जिसका कमांडर गुलाम रसूल उर्फ छोटू था, उसने उन कश्तियों पर जब पुलिस ने वहाँ मूव करने की कोशिश की तो उन्होंने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 6 एहलकार शहीद हो गए और 27 को यरगमाल बना लिया गया। इसके बाद पुलिस फोर्स 20 किलोमीटर तवील इस हिस्से को महफूज बनाने में नाकाम हो गई। डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए डाकुओं के कमांडर गुलाम रसूल उर्फ छोटू ने कहा कि वो अफवाज पाकिस्तान का हामी है, रा का एजेंट नहीं है। छोटू के मुताबिक इसके खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज होने के बाद इसके पास गैंग बनाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। इसके मुताबिक वो हथियार डालने के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ फ़ौज के सामने। बदकिस्मती से जजीरे के आसपास मौसर मुहासरा ना होने की बिना पर इन डाकुओं को दोबारा सप्लाई मिलती रहती है। पुलिस हुक्काम की नाकिस ऑपरेशनल मनसूबाबंदी हलाकतों की मुसलसल वजह है, और उसने मज़ीद कहा कि उसकी जानिब से इस्तेमाल किए जाने वाला असलहा जदीद तरीन है, जिसके नतीजे में हमला आवर और पुलिस एहलकार पसपाई पर मजबूर हो गए। सो ये एक दूसरा वाक़या है। एक वाक़या तो वो था जो 2003 में जेल सियालकोट के अंदर हुआ, और दूसरा ये वाक़या जो राजनपुर में 2016 के अंदर हुआ। इन दोनों वाक़यात में पुलिस की आप देखें कि किस तरह पुलिस ने ऑपरेशनली कमज़ोरियाँ दिखाईं, ऑपरेशनल लैप्सेस दिखाए, गलतियाँ की, और कितने भारी नुकसान उठाने पड़े। आप सियालकोट के वाक़े को देखें तो उसके अंदर 2 जजेस और 5 तकरीबन वो 3 जजेस और 5 जो हैं उसमें कैदी वो हलाक हो गए, जिनको कि बचाना एक्चुअली पुलिस का बुनियादी मकसद था उस एक्शन को करने का। अगर पुलिस उनको नहीं बचाना चाहती थी तो फिर वो एक्शन करने का कोई फ़ायदा नहीं था, और अगर उन्हें बचाने में पुलिस नाकाम हो गई
तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 जजेस और 5 कैदियों का हलाक हो जाना ये बता रहा है कि पुलिस की जो हिकमत अमली थी वो सही नहीं थी, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की गई थी, या प्लानिंग का फुकदान था, कोऑर्डिनेशन का फुकदान था, जिसकी वजह से ये काम हुआ। दूसरे नंबर पर ये जो राजनपुर का वाक़या है, ये मेरे ख्याल में तकरीबन तमाम ट्रेनीज हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आप तमाम जानते होंगे, राजनपुर के अंदर आए दिन, राजनपुर क्या सिंध के कच्चे के इलाके में भी आए दिन डाकुओं की कार्रवाइयाँ देखने में आती रहती हैं। कभी वो जो है वो मासूम लोगों को अगवा बराए तावान कर लेते हैं, कभी पुलिस के साथ मुठभेड़ होती है और पुलिस का भारी नुकसान करते हैं, पुलिस वालों को भी यरगमाल बना लेते हैं। इस किस्म के वाक़यात होते हैं और पुलिस का जब भी उनके खिलाफ ऑपरेशन होता है तो ज़्यादातर बड़ी महदूद किस्म की पुलिस की अगर फ़तह मिलती भी है, अगर पुलिस को कामयाबियाँ मिलती भी हैं तो बड़ी महदूद और बड़ी शॉर्ट टर्म होती हैं। वो देर पाक कामयाबियाँ नहीं होती, ज़्यादातर केसेस में बड़ी शॉर्ट टर्म कामयाबियाँ होती हैं और पुलिस को उनके खिलाफ कामयाबियाँ वैसे मिलती भी बहुत कम हैं। ज़्यादातर पुलिस को नाकामी का सामना करना पड़ता है, बल्कि बहुत से केसेस में भारी नुकसान कराना पड़ जाता है। तो ये दोनों सिचुएशंस जो हैं, इन दोनों सिचुएशन के हवाले से अगर हमारे पार्टिसिपेंट्स कुछ कोई अपना व्यू देना चाहें सियालकोट के वाक़े के बारे में या राजनपुर के वाक़े के बारे में, कच्चे के वाक़े के बारे में, अगर कोई अपना व्यू देना चाहें या समझते हों कि भई हमें क्यों ये बार-बार प्रॉब्लम्स पेश आती हैं या हम कहाँ नुकसान उठाते हैं, कहाँ गलती करते हैं, तो ये एक अच्छा एक्सचेंज ऑफ आइडिया हो सकता है और मैं सुनना चाहूँगा कि हमारे पार्टिसिपेंट्स इस बारे में क्या सोचते हैं? सर, सबसे बड़ा जो फुकदान मेरी नज़र में है कि हमारे इदारे में जो हम लोग हैं, प्रोफ़ेशनलिज़्म में बहुत कम है। प्रोफ़ेशनलिज़्म बहुत कम थोड़ा-सा है, ऊँचा चीज़ों बोलेंगे को प्लीज़? असर हम प्रोफ़ेशनलिज़्म का बड़ा फुकदान है, सबसे पहली बात मेरी नज़र में। और दूसरा जो है पॉलिटिकल जो इन्वॉल्वमेंट है, सिफ़ारिश कल्चर है, ये 2 चीज़ें जो इन्होंने सत्यानाश किया हुआ है सर। बाकी तो बहुत मसाइल हैं, लेकिन मेन फैक्टर मेरी नज़र में यही है। और क्या आप ये दोनों वाक़यात में यही फैक्टर्स समझते हैं? सर ख़ास करके ये जो राजनपुर वाला वाक़या है, इसमें तो ये है और वो जो है उसमें जो जेल वाला वाक़या है, जो ऑपरेशन हुआ है, उसमें भी प्लानिंग का फुकदान है। प्लानिंग है और उसमें जो जल्दबाज़ी जैसे हम टाइम किल नहीं किया इन लोगों ने और जल्दबाज़ी की, वही वही बातें सारी जो स्ट्रैटेजी आपने बताई हमें कि अगर टाइम किल करते, उनको ऐसे ही लंबा खींचते, तो आगे चल के वो थक भी जाते, हार भी जाते और मतलब ये है कि काफ़ी वो पीछे हट जाते। लेकिन जल्दबाज़ी बहुत हुई है, इसमें भी और उसमें भी जैसे बताया कि उन्होंने कश्तियाँ हासिल की प्राइवेट लोगों से। एक तो उन्होंने अपनी सीक्रेसी खुद आउट कर ली कि प्राइवेट लोगों से उन्होंने राब्ता किया, उन्होंने जो ऑपरेशन की, प्लानिंग प्रॉपर नहीं थी, फुकदान था उसमें। बाकी इसमें ये है कि स्ट्रैटेजी जो हम अभी आपसे जो सीख रहे हैं, तो इंशाल्लाह कल को अगर ऐसी सिचुएशन हमें मिलेगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम बेहतर नमूने से उसको सॉल्व करने में कामयाब हो जाएँगे। अगर ये बातें हम ज़हन में रखेंगे और इनको यूटिलाइज़ करके आगे चल के करेंगे। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा। ये बड़ा पॉज़िटिव कमेंट है और मैं आपके दोनों पॉइंट्स से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एक तरफ प्रोफ़ेशनलिज़्म की जो कमी है, बिल्कुल आप अनप्रोफ़ेशनल एटीट्यूड होता है, तभी इस किस्म के नुकसानात होते हैं और दूसरे नंबर पे आपका जो इंटरवेंशन है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन या पुलिस को उस तरह से आज़ादी, खुद मुख्तारी ना देना और पुलिस को अपने फ़ैसला करने में, पुलिस को अपने डिसीजंस लेने में, पुलिस को ऑपरेशंस प्लान करने में, एग्ज़ीक्यूट करने में आज़ादी ना होना, ये बिल्कुल एक फैक्टर है जिसकी वजह से हम नुकसान उठाते हैं। और ये राजनपुर या कच्चे के एरिया के बाय एंड लार्ज जो प्रॉब्लम्स हैं, उनमें बिल्कुल आपने बिल्कुल सही निशानदेही आपने की और जो पहला सियालकोट का वाक़या था, वहाँ पर भी बिल्कुल प्लानिंग का फुकदान और जल्दबाज़ी और ये तमाम चीज़ें फ़ॉलो ना की जाना, ठीक है? मैं बिल्कुल मानता हूँ, आप भी मानते होंगे कि देखें अचानक से इस किस्म का क्राइसिस पैदा हो जाए, अचानक से इस किस्म की सिचुएशन बन जाए, तो आसान नहीं होता अपने असाब पे काबू रखना, आसान नहीं होता अपने ऊपर कंट्रोल करना, आसान नहीं होता सही फ़ैसला करना। लेकिन ये ट्रेनिंग जो है, जो हम अभी कर रहे हैं, इसकी अहमियत इसीलिए है कि ये आपको मुश्किल वक़्त के लिए ऐसी चीज़ें मेंटली स्ट्रॉन्ग करती हैं, तैयार करती हैं कि देखें ये स्टेप्स हैं, अगर आप इन स्टेप्स को फ़ॉलो करें, कानून तो हर जगह एक सा है। कानून तो सियालकोट में भी वही था, राजनपुर में भी वही है, कराची में खुदा न खास्ता कोई वाक़या हो जाए तब भी वही है। लेकिन जिसने अच्छे तरीके से ग्राउंड के ऊपर एक्शंस लिए,
अपने माइंड को हाजिर रखा, प्रोफेशनल अप्रोच ली, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी से डिक्टेशन लिए बगैर, जिसने किसी के डिक्टेशन के बजाय ग्राउंड को फॉलो किया, ग्राउंड के हालात व वाक़यात जिसे मारूज़ी हक़ाइक़ कहते हैं, उनके ऊपर बेस करके अपना फैसला किया। और मैं समझता हूँ एक टीम का भी इसमें, आगे जाके हम टीम वर्क की भी बात करेंगे, और जिसने अपनी टीम के ऊपर बेस किया, अपनी टीम की से फीडबैक ली, टीम से डिस्कस किया और एक टीम वर्क के ज़रिए कामयाब होने की कोशिश की, वही कामयाब होता है। जो कहीं से डिक्टेशन लेके उसे मुसल्लत करने की कोशिश करे, वो भी कामयाब नहीं होता। ये बिल्कुल सच बात है, और अच्छे पॉइंट्स हैं आपके, वैलिड पॉइंट्स हैं बिल्कुल। कोई और अगर इसमें कोई पॉइंट ऐड करना चाहता हो? सर मैं अस्सलाम वालेकुम सर, मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा इसमें से। वालेकुम सलाम। जी, जी, मीरानी साहब। सर पहले तो मैं सियालकोट के वाक़े में कुछ ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो पुलिस के पास बेसिकली 3 किस्म के इख्तियारात होते हैं। एक होता है अपना अरेस्ट, दूसरा होता है डिटेंशन, और तीसरा जो होता है जिस पे हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं वो होता है यूज़ ऑफ फोर्स। अब क्योंकि बीपीयूडब्ल्यूएफ का प्रिंसिपल है कोई 20 के करीब या 24 के करीब है, वो ये कह रहा है कि स्पेशली जब जेल का मामला हो तो जेल पुलिस को चाहिए कि अपना जो वेपन है वो कभी भी जो है ना वो एक्सपोज़ ना करें, क्योंकि वहाँ प्रोपोर्शनैलिटी नहीं होती। एक बंदा जो ऑलरेडी प्रिज़नर है, वो तो ऑलरेडी अपना है, आपकी कस्टडी में है, तो अगर आप फिर जो है आप उसमें यूज़ करेंगे अपना वेपन, तो ये ऑलरेडी एक अपनी जगह पे बड़ा लूप होल है, ठीक है? और दूसरी बात कि वहीं स्टेजेस पे मैं आऊँगा कि मिसाल के तौर पर आपने नेगोशिएशन ही करनी है, ठीक, वर्बलाइज़ेशन करनी है, एंगेज करना है, तो उसमें एक स्पेशलाइज़्ड यूनिट की ज़रूरत होती है, उसमें जो लोग होते हैं वो बड़े ट्रेंड होते हैं, ठीक है? एक तो कमी ये भी हुई। चलो मान लिया कि क्राइसिस नेगोशिएशन फेल हो गए, तो फिर हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन अवेलेबल होता है वो होता है यूज़ ऑफ फोर्स। लेकिन यूज़ ऑफ फोर्स पे कभी ये नहीं है कि डायरेक्ट आप आखिरी ऑप्शन पे चले जाएँ, जो वो है यूज़ ऑफ फोर्स एंड फायर आर्म। क्योंकि सीसीएलईओ, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स हो गया, या अपना बीपीयूडब्ल्यूएफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ यूज़ ऑफ फोर्स एंड फायर आर्म होगा। क्योंकि 3 किस्म के 4 किस्म के ऐसे लॉज़ होते हैं जो गवर्न कर रहे होते हैं उस वक़्त यूज़ ऑफ फोर्स को, जिसमें आईसीसीपीआर भी आ जाता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन लोकल लॉज़ जो आता है। तो बुनियादी तौर पे ये है कि अगर आपने यूज़ ऑफ फोर्स है करना ही था, तो पहले तो आपने उसको एम्प्टी हैंडेड जो है ना वो कंट्रोल में लेना था, डिसआर्म कराना। एक तो क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्रिज़नर हैं, उनको तो वेपन इस तरह का है ही नहीं, क्योंकि जब वेपन की सिचुएशन उस वक़्त होती है जब देखें कि खतरा कितना मौजूद रहता है। तो खतरा तो मौजूद था ही नहीं, प्रोपोर्शनैलिटी बन ही नहीं रही थी पुलिस की तरफ से अपना जो है वो आखिरी ऑप्शन पे जाना, यूज़ ऑफ जो है वो अपना यूसेज ऑफ लेथल वेपन जो है वो अपना इस्तेमाल करना, जिसके नतीजे में ये बड़ा मिसहैप हुआ। तो मैं ज़्यादा सारा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि इसमें बड़ी काफ़ी लूपहोल्स मुझे नज़र आ रही हैं। तो जावेद साहब की बात और आपकी बात, पहले तो ये कि हिकमत अमली की टोटल फेल्योर थी। क्राइसिस नेगोशिएशन में जो हमें स्पेशलाइज़्ड यूनिट चाहिए होता है, फिर उस यूनिट में जो बंदे होते हैं उनकी ट्रेनिंग चाहिए होती है कि ताकि वो बिल्कुल कंप्लीटली ट्रेन हो। दूसरी बात उसमें ये होती है कि उसमें जो अफ़सरान हैं उस यूनिट का हिस्सा हैं, उनमें ये है कि वो स्ट्रेस मैनेजमेंट का उनको बिल्कुल पता हो, एहसाब का पूरा मुकम्मल जो है वो उनके अपने हिसाब के ऊपर कंट्रोल। तो ये सारी चीज़ें एक तो हमें नज़र नहीं होती। ये इटसेल्फ एक अपना इश्यू है जो अपनी जगह पे नज़र आ रहा है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि पुलिस की जो भी ऑपरेशनलिज़्म होता है, वहाँ पे प्लान यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे इन नटशेल जो है वो सबसे बड़ा फुकदान जो था वो प्लान का था, PLAN का। क्योंकि प्लान का जो आखिरी जो होता है लेटर, वो होता है अकाउंटेबिलिटी। तो पुलिस को चाहिए ये खबर होनी चाहिए कि हम डिफ्यूज़ करें या एस्केलेट करें, कुछ भी हमारा जो पावर होता है हम यूज़ करेंगे, तो डेफिनिटली वी आर अकाउंटेबल फॉर दैट इन द कोर्ट। जो भी एक हमारा सर्किल होता है अकाउंटेबिलिटी का, तो पुलिस को ये पता होना चाहिए। एक तो जेल में बीपीयूएफ का डबल एफ ये बीपीयूडब्ल्यूएफ का प्रोविज़न यही कहता है कि जेल पुलिस को चाहिए कि कभी भी जो वेपन है वो एक्सपोज़ ना करे। अभी हो सकता है क्योंकि जयगमाली बन गए, तो एक तो पुलिस के पास ये अथॉरिटी थी, पावर था कि आप उनको एम्प्टी हैंडेड कंट्रोल करते इंस्टेड ऑफ यूजिंग लेथल वेपन। तो मेरे ख्याल में सर ये जो है वो पूरा एक प्लान के ऊपर अमल पैरा ना होना,
फिर जो क्राइसिस नेगोशिएशन का टीम का ना होना, अगर है तो फिर उसमें प्रॉपर ट्रेनिंग का ना होना, ये सारी चीज़ें जो है कलेक्टिवली हम इसको कह सकते हैं दीज आर कम्प्लीटली जो है वो लूप होल स्पेशली इन द सियालकोट में सर। और राजनपुर की जहाँ तक बात की जाए तो पुलिस की ज़्यादातर कोशिश ये होनी चाहिए कि सबसे पहले कोई भी ऑपरेशन करने से पहले पूरा प्लान करना चाहिए, उस एरिया को देखना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी है, वीकनेस कितनी है, पहले तो उसका मुआवजा भी करना चाहिए। फिर एरिया किस तरह का है, उसमें किस तरह हम ऑपरेशन करें, कैसे नुकसानात हो सकते हैं, तो सारी ये चीज़ें जो है वो करनी चाहिए। फिर होती है प्रोपोर्शनैलिटी कि खतरा कितना मौजूद है वहाँ पे। तो जब तक ये चीज़ें हम ऑपरेशनली अनलेस वी पुट इन टू ऑल दीज इन प्रैक्टिकल थिंग, वी आर नॉट श्योर कि वी विल गेट अवर टारगेट। सो ये सारे जो लूप होल्स हैं कलेक्टिवली हम इसको कहेंगे कि प्लान पे जो है वो कंप्लीटली अमल पैरा ना होना। बाकी तो सर बहुत सी सारी बातें हैं, मैं दूसरों को भी मौका देना चाहता हूँ कि वो भी इनपुट दें सर। फ्रॉम माय साइड दिस इज सर। थैंक यू वेरी मच सर। वेरी गुड एंड अ वेरी गुड स्पिरिट कि आपने बहुत सारी बातें मालूम होते हुए भी यहीं पर इक्तफा करके ये सोचा कि बाकी लोग भी बताएं। तो जैसे अब टाइम दिया है, मीरानी साहब ने मौका दिया बाकी लोगों को, तो मैं चाहूँगा कि बाकी पार्टिसिपेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट करें। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स अभी भी इसमें हैं जो कि कोई भी पुलिस ऑफिसर सोच सकते हैं, और स्पेशली फील्ड में होने वाले पुलिस ऑफिसर सोच सकते हैं। लेडी पुलिस ऑफिसर्स हमारी कोऑपरेट अपना पार्टिसिपेट करेंगी तो हमें बड़ी खुशी होगी। लेडी पुलिस ऑफिसर्स का भी हम व्यू जानना चाहते हैं, बिकॉज अब माशाल्लाह बड़ी तादाद में लेडी ऑफिसर्स हमारे पास हैं, फील्ड असाइनमेंट्स पर भी हैं। ना सिर्फ विमेन पुलिस स्टेशन बल्कि रेगुलर पुलिस स्टेशन में भी लेडी ऑफिसर्स काम कर रही हैं। एज एसडीपीओ भी मेरा ख्याल है काम करना शुरू हो गई है लेडी ऑफिसर्स। यस, तो अब इस केस में हमें ज़रूर मिलना चाहिए कि लेडी ऑफिसर्स भी इसमें कुछ पार्टिसिपेट करें। तो आपका लेडी ऑफिसर्स का कोई व्यू है इसमें? सर, बीइंग ग्रुप जो लीडर है, क्योंकि हम कामयाब तब होंगे जब हमारा टीम वर्क अच्छा होगा। तो मैंने देखा है ज़्यादातर जो हमारे जो फेल हो जाते हैं, जो भी प्रोग्राम या जो भी हम प्लान करते हैं या जो भी हम ऑपरेशन करते हैं, तो उसमें फुकदान बड़ा ये होता है कि सर हम अहल बंदा जो जिस काम का अहल है, अच्छा शूटर है, एसाब मजबूत है, फिजिकली मेंटली स्ट्रांग है, तो बजाय हम उसको फ्रंट पे लाने के उसको हम पीछे डाल देते हैं। आगे कोई मतलब ये कि हमें इतना प्रोफेशनलिज्म हमारे पास है नहीं, सहूलियत हमारे पास है नहीं। तो ये ग्रुप लीडर का काम है कि वो बंदों को जान के उनकी अहलियत के हिसाब से उनसे काम लें। जो बंदा जिस काम के लिए सूटेबल है उसको वहीं पे डाल दे, लेकिन हम ये नहीं करते हैं जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है मेरी नज़र में। बिल्कुल सही कहा आपने। ये इसके लिए वो मैनेजमेंट में टर्म यूज होती है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। तो ये ही कमांडर का काम होता है, यही मैनेजर का काम होता है। एक और हैंड रेज भी हमें किया गया इसमें किसी पार्टिसिपेंट की तरफ से। जी, लेडी ऑफिसर ने किया है, मैं जुबैदा भुट्टो। वेरी गुड, जुबैदा प्लीज बताइए। पहले तो सर सवाल वालेकुम सलाम। सर, ये जो राजनपुर वाला वाकया जो अभी आपने बताया और हमने देखा, ये पॉलिटिक्स से ज्यादा यहाँ पे वडेराशाही और जो होते हैं ना हमारे यहाँ वडेरे होते हैं, ये ज्यादा इन्वॉल्व दिखाते हैं पॉलिटिक्स से ज्यादा। कराची बड़ा शहर है, वहाँ पे पॉलिटिक्स होती है, लेकिन यहाँ पे राजनपुर हमारे सिंध के इलाके में भी आता है, बलूचिस्तान के इलाके में भी आ जाता है, तीनों सूबों को ये कवर करता है। यहाँ पर ज्यादातर जो होता है ना, ये वडेरे ही जो है ना, इनकी पुष्टपनाही करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बैकिंग होती है, फ्यूडल्स की भी बैकिंग होती है। बिल्कुल सही बात है। जी सर, बस ठीक है, बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है। फ्यूडलिज्म हमारा बड़ा एक रीज़न है। हम बहुत से काम पुलिसिंग में कामयाबी से कर सकते हैं अगर फ्यूडलिज्म का खात्मा हो जाए, या वो पुलिस में जो उनकी इंटरवेंशन है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन यकीनन ये हमारी कमांड का और हमारी हुकूमत का, तमाम का ये फ़र्ज़ है कि हम इसमें जो है वो एक गैर जानिबदार और एक न्यूट्रल और एक प्रोफेशनल पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ें। इसमें हमारा अपना भी किरदार है, हमारी कमांड का भी किरदार है। बिला वजह या गैर ज़रूरी तौर पर कोई भी आपको उस वक्त तक गवर्न नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद उसको रास्ता ना दें। तो ज़ाहिर है इसमें हमारे प्रोफेशनलिज्म पर भी सवाल है, और बहुत से और सवालात भी इसमें उठते हैं। ये तो अगर एक वाक़े को ले लिया जाए, सिर्फ राजनपुर के होने वाले वाक़े को ले लिया जाए, तो इस पे पूरी केस स्टडी और पूरा मॉड्यूल इसके ऊपर बन सकता है। इसको हम बार-बार बाद में भी डिस्कस करते रहेंगे, किसी ना किसी हवाले से ये वाक़यात हमारे डिस्कशन में आएँगे। फिलहाल हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं।
जो कि हमारा सब्जेक्ट जो है, जिसे मुताल्लिका फ़र्द कहते हैं, उसके लिए जो इंसिडेंट का परसेप्शन है, इस सारे वाक़े के अंदर जो तसव्वुर उस पर कायम हो रहा है। सर इसमें एक बात तो ये है कि जब भी हम कोई ऑपरेशनल कार्रवाई कर रहे होते हैं, तो उसमें जो बुनियादी चीज़ होती है, वो होती है ब्रीफिंग। यानी आपने इस टीम वर्क करना है, यानी टीम को पता होना चाहिए कि हमने करना क्या है, सिचुएशन क्या है और कमांडिंग हमसे क्या डिमांड करती है। ठीक, तो सबसे पहले होती है ब्रीफिंग कि आपने ये करना है, ताकि जो ऑन स्पॉट होगा उसको पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि कोई ऐसा मोड़ आ जाए, फिर वो परेशान हो जाए कि हमने क्या करना है। तो मोस्टली हम राजनपुर में भी ये चीज़ देखने के आए कि इंडिविजुअलिज़्म देखने में आ रहा था। इंस्टेड ऑफ जो है वो एक एज़ अ यूनिट के तौर पर जो काम हो रहा होता है, तो वो चीज़ नहीं आ रही थी, क्योंकि दे वर नॉट कंप्लीटली ब्रीफ्ड व्हाट दे हैव टू डू, हाउ दे विल वर्क ऑन इट। तो ये पहली बुनियादी चीज़ होती है कि कोई भी ऑपरेशन करने से पहले, टारगेट जो है वो उसके हुसूल करने से पहले आपने पूरी ब्रीफिंग देनी है कि आपने करना क्या है, किस तरह करना है, और जब ज़रूरत आ पड़े तो कार्रवाई किस तरह होगी। ऐसा ना हो कि कोई बंदा नेगोशिएट करना चाहे, तो कोई बंदा जो है वो अपना गोली चलाने जाए कि अब छोड़ दें यार, मैं उसने पत्थर मारा है, मेरे ज़ख्मी क्या है, मैं उसको नहीं छोड़ूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक टीम को जो है वो बड़ा डैमेज कर रही होती है। तो टीम वर्क का होना और टीम को ब्रीफिंग देना, ये इटसेल्फ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, आई थिंक सर। तो ये भी होना चाहिए। और ये दोनों सिचुएशन में ये भी नज़र आ रहा था कि ये लूप होल था सर। आप थैंक यू सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे किसी भी टीम वर्क जो है ना, उसके बहुत सारे तकाज़े हैं, जो हम बहुत सी दफ़ा मिस कर रहे होते हैं। हम अगर मैं फ्रैंकली कहूँ, तो अगर हम टीम वर्क का हम जो बेसिक बुनियादी उसके रूल्स हैं या उसके बुनियादी जो पॉइंट्स हैं, हम उसमें से आधे भी फ़ॉलो कर लें, तो हम कामयाब हो सकते हैं। लेकिन हम उसकी तरफ जा ही नहीं रहे होते, और हम बहुत सी दफ़ा सिर्फ टीम वर्क ना होने की वजह से नुकसान उठा रहे होते हैं। बहरहाल, ये ज़ाहिर है ये पॉइंट्स आते रहेंगे मज़ीद भी, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। अब इसके बाद हम बात कर रहे थे कि जो सब्जेक्ट है, उसका इस सारे इंसिडेंट के बारे में क्या परसेप्शन है, इसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। क्यों? क्योंकि तमाम उमूर, जितने भी हम एक्शंस करने जा रहे हैं, वो सब एक्शंस का फैसला करते हुए हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जो सब्जेक्ट है, उसके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट होगा सब्जेक्ट के ऊपर। उसकी वजह ये है कि जो सब्जेक्ट है, यानी अगवाकार जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो हमारे लिए इस वक्त प्राइम इम्पोर्टेंस का हामिल है। हमारे जो होस्टेजेस हैं, उनकी जान को ख़तरा है, और ये अगर कोई गलत कदम उठा लेगा तो उनकी जान जा सकती है। तो ये हमारे किसी भी काम, हमारे किसी भी मूवमेंट, हमारे किसी भी फैसले, हमारे किसी भी एक्शन के हवाले से सब्जेक्ट क्या सोचेगा और सब्जेक्ट पे उसका क्या असर पड़ेगा, क्या तासुर पड़ेगा, या हम उस पर क्या तासुर डालना चाहते हैं, ये हमें बड़ा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है, और इसको इंतहाई अहमियत हासिल है। अगर हम ये सोचें कि भाई हमने तो करना है, वो जो सोचता है सोचता रहे, तो ये चीज़ यहाँ नहीं चलेगी। उसकी वजह ये है कि यहाँ वो हमारा जो है ना मतमाए नज़र होना चाहिए, हमारे फोकस का मरकज़ वही होना चाहिए जो हमारा सब्जेक्ट है। अगर हम अगर सब्जेक्ट को हम अपना फोकस नहीं रखेंगे, तो वी आर गोइंग टू लूज़ इन द एंड। हम आखिर में हार जाएंगे, हम आखिर में फेलियर हो जाएंगे। और हमें सब्जेक्ट को अहमियत देनी होगी, सब्जेक्ट की बात को सुनना और समझना होगा, और उसके मुताबिक एक्शन करना होगा। एंड दिस इज़ वेरी वेरी वाइटल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद हमें ये देखना है कि जो कुछ हम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में वो क्या सोच रहा होगा। यानी आप कोई एक्शन कर रहे हैं, और आप वो एक्शन करने के दौरान उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं सब्जेक्ट को, ये आपको देखना है। अगर आपने, मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल देता हूँ कि जी, आप सामने मौजूद हैं, और कहीं कोई यरगमाली सिचुएशन बनी हुई है, कोई एक बिल्डिंग है जिसके अंदर अगवाकार एंटर हो गए हैं, उन्होंने सबको यरगमाल बना लिया है। अब वो खिड़की में से देखकर आपसे नेगोशिएशन कर रहे हैं, खिड़की के सामने कोई बंदा खड़ा है, फ़ोन पे आपसे बात कर रहा है, वायरलेस पे कर रहा है, या ज़बानी आवाज़ से आपसे बात कर रहा है, और आप सामने खड़े होकर बाहर रोड पर, सड़क पर सामने उससे नेगोशिएट कर रहे हैं, और आप उसे कह रहे हैं कि भाई कोई एक्शन नहीं किया जाएगा, कोई इस तरह की बात नहीं होगी, आपके खिलाफ हम फोर्स यूज़ करने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं रखते, आपको हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये सारी बातें आप कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो है वो आपके पीछे फोर्सेस बड़ी तेज़ी से मूव कर रही हैं, यहाँ भाग रही हैं, वहाँ भाग रही हैं, बड़े तादाद में ट्रक आता है, उसमें से एकदम से कमांडोज उतरते हैं, सब ने राइफल्स हाथ में ली हुई हैं, हेलमेट्स पहने हुए हैं, डीएमएस पहने हुए हैं, और दौड़े दौड़े चल रहे हैं वो।
तो आप जो कुछ कह रहे हैं और आप जो कुछ कन्वे कर रहे हैं उसका मैसेज क्या जा रहा है, ये आपको देखना होगा। आप चाहते थे कि उसको पीसफुल बात की तरफ लेके आएं, सरेंडर की तरफ लेके आएं, यूज ऑफ फोर्स से बचाने की तरफ लेके आएं, नॉन वायलेंस की तरफ लेके जाएं, जबकि आप एक्शन से अपना ये मैसेज दे रहे हैं। तो ये बड़ा ख्याल रखना है आपको कि आपका जो भी एक्शन है उससे सामने उस पर क्या मैसेज पड़ रहा होगा, उसको क्या सोचने पे आप मजबूर कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि बेसिकली अगले पॉइंट में या आखिरी बुलेट में ये बात बताई जा रही है कि वो एक जज्बाती और खौफजदा शख्स है। वो एक जज्बाती और खौफजदा शख्स है। उसके लिए पुलिस की ज़रा सी सरगर्मी या ज़रा सी हरकत जो है वो उसको थ्रेटन कर सकती है, उसे प्रोवोकेट कर सकती है, उसे इमोशनल कर सकती है और उसे इश्तियाल दिला सकती है। मिसाल के तौर पे, जैसे मैंने अभी आपको एक मिसाल दी, एक और मिसाल ले लें कि आपने सामने खड़े होकर उससे ये बात की, फ़ोन पर बात हो रही है, वो देख भी रहा है कि पुलिस क्या कर रही है, सामने आप क्या कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जी मैं बिल्कुल, आप बेफ़िक्र रहें, हम कोई फ़ोर्स इस्तेमाल नहीं कर रहे, आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा, बल्कि मैंने अरबाब इख्तियार तक आपके जो सारी डिमांड्स हैं वो पहुँचाई हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ वो आज पहुँच जाएँ और उनके बारे में अमल दरामद हो, उन पे गौर व फ़िक्र हो रहा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी डिमांड्स हम सीरियसली ले रहे हैं। अभी आप उससे ये बातें कर रहे हैं, इस दौरान जो आपने कॉर्डन किया हुआ था, आपने देखा कि कहीं से कोई गाड़ियां एंटर हो रही हैं और जो कॉर्डन है वो ब्रेक हो रहा है, तो आपने फौरी तौर पे फोर्स को इशारा किया, भागो और उसको कवर करो, रोको। आपका ये जो इशारा है और फोर्स का एकदम दौड़ लगाना है उस तरफ, और गाड़ियां या पैदल फोर्स दौड़ जा रही है, ये जो एकदम से सडन मूवमेंट होगी, आपके हिसाब से ये एक इनोसेंट मूवमेंट है। आप तो कॉर्डन स्टैब्लिश करने के लिए फोर्स को दौड़ा रहे हैं, एकदम के कॉर्डन तोड़ती हुई कोई गाड़ियां अंदर ना आ जाए, किसी को नुकसान ना हो जाए। ये एक वॉर जोन जैसी सिचुएशन है, ये एक क्राइम सीन है, इससे लोगों को दूर रहना चाहिए। इनोसेंट लोगों की लाइफ को खतरा हो सकता है। आप उन्हें रोकने के लिए ये काम कर रहे हैं, आप एक इनोसेंट मूवमेंट कर रहे हैं, आप एक मासूमाना हरकत कर रहे हैं पुलिस की, एक ऐसी सरगर्मी कर रहे हैं जिसके अंदर आप किसी को कोई डराने धमकाने की कोशिश नहीं कर रहे। लेकिन जो सामने आपके सब्जेक्ट है, आप ये महसूस करें कि वो ऑलरेडी जज्बाती है, वो ऑलरेडी खौफजदा है, उसका ब्लड प्रेशर, उसकी पल्स वो बहुत ज़्यादा होगी उस वक्त, वो ऑलरेडी उस वक्त उसके जज्बात बहुत शिद्दत में होंगे। ऐसी सूरत में उसको ज़रा सी मूवमेंट भी जो है वो उसको इश्तियाल दिला सकती है, वो उसका कोई गलत मतलब ले सकता है। क्योंकि इससे पिछले पॉइंट में कि वो क्या सोचता है कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम जो भी काम करें, साथ साथ हमें उसको एक इंप्रेशन भी वही बिल्ड करना है जो कोशिश हम कर रहे हैं। अगर हम कोशिश कर रहे हों पीसफुल तरफ जाने की और पीसफुल सिम्त में जाने की, और उसके सामने ये इंप्रेशन बिल्ड हो रहा हो कि हम एक्शन करने जा रहे हैं, हम एग्रेशन करने जा रहे हैं, हम तशद्दुद का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि वो जज्बाती है, वो खौफजदा है जो हमारा सब्जेक्ट है। कहीं वो कोई कदम ना उठा ले, आपकी किसी भी गलत मैसेज से या किसी भी कंफ्यूज्ड मैसेज से वो कोई कदम उठा सकता है और उस कदम के नतीजे में लोगों की जान जा सकती है। तो ये सारी की सारी जो आपकी मेहनत है, ये तो खुदा न खास्ता ख़राब हो सकती है, ये तो ज़ाया हो सकती है, पानी फिर सकता है आपकी सारी एफर्ट्स पे। इसलिए आपको हर कदम बड़ा सोच समझ के उठाना है, हर एक्शन बड़ा जज करके, हर एक्शन बड़ा कैलकुलेट करके आपको मूव करना है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं कमांडर के पर्सपेक्टिव की। एक तो हमने पर्सपेक्टिव देखा या परसेप्शन हमने देखी सब्जेक्ट की। कमांडर के पर्सपेक्टिव के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि वो जो कमांडर हो मौके का, अभी थोड़ी देर पहले आपने भी बात की टीम वर्क की और उसके अंदर कमांडर की आपने बात की, तो जो मौके का कमांडर है, जाए वक़ुआ का कमांडर है, उसको इंस्ट्रूमेंटल और एक्सप्रेसिव सिचुएशंस के तमाम मुहर्रिकात और उसमें सब्जेक्ट के जो सोचने का अंदाज है उसके मुतालिक अच्छी तरह पता होना चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए कि एक्सप्रेसिव सिचुएशन के अंदर क्या मुहर्रिकात होते हैं, क्या हालात व वाक़यात होते हैं, कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, और उसमें सब्जेक्ट की ज़हनी कैफियत क्या होती है, और इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन के अंदर क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या अवामिल होते हैं जिनका हम जिक्र करते आ रहे हैं कल और आज में, परसों और कल और आज में। और फिर एक इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन का भी और एक्सप्रेसिव सिचुएशन का भी हमने आपसे डिटेल्स में डिस्कस किया है और आगे भी करते रहेंगे। ये तमाम बातें आपके कमांडर के जो ऑन साइट कमांडर है, मौके का जो कमांडर है, ऑन सीन जो कमांडर है, देखें ये भी बड़ी एक समझ लें कि एक दिलचस्प बात है कि कमांडर वही है जो मौके का कमांडर है। भाई दूर से बैठ के फ़ोन पे कमांड कोई कमांड नहीं होती। मौके के कमांडर को अहमियत देने की ज़रूरत है, उसे अथॉरिटी देने की ज़रूरत है। हम कल भी एक बात कर रहे थे कि हम जब मौके पे किसी को फ़ोन करें तो हमें मौके के ऊपर खड़े हुए कमांडर की बात को वैल्यू देना चाहिए। हाँ, उसको भी, उसकी बात भी ऐसी होनी चाहिए जिसको वैल्यू दी जाने के काबिल हो,
लेकिन ये कि कमांडर को मौके पे जो मौजूद है, अगर उसे कमांडर के तौर पे ट्रीट ना किया जाएगा और उसे बाहर से बैठ के डिक्टेशंस दिए जाएंगे, तो उनका नतीजा बड़ा ही गलत निकल सकता है, बड़ा ही अनवांटेड किस्म का रिजल्ट निकल सकता है, बड़ा ही अफसोसनाक या नुकसानदेह किस्म का नतीजा निकल सकता है। इसलिए हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि जो जाए वकुआ का कमांडर है, ऑन सीन कमांडर है, असल कमांडर वही है, और उसके लिए ये लाजमी है कि उसे एक्सप्रेसिव और इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशंस, दोनों किस्म की सिचुएशन जो भी उसके सामने उस वक्त है, उसके क्या मुहर्रिकात हैं, क्या हालात व वाक़यात हैं, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और जो सब्जेक्ट उसके सामने है उस सिचुएशन के अंदर वो किस तरह सोच रहा है, किस तरह उसका परसेप्शन बन रहा है चीज़ों के बारे में, ये उसे पता होना चाहिए। ये कहता है कि इजहार और अमल के बीच के तमाम मराहिल से मारूजी मामलात और हालात को मलहूज़ खातिर रखते हुए बखूबी वाकिफ़ होना चाहिए और इस सब की बुनियाद पर अपना नुक्ता नज़र बनाना चाहिए। यानी कि आपको, आप जो एक्सप्रेशन कर रहे हैं और जो एक्शन लेने जा रहे हैं, इन दोनों के दरमियान के तमाम फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए, तमाम के तमाम फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। मारूजी मामला जिसे मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ, वो ग्राउंड रियलिटी पता ही सिर्फ ऑन सीन कमांडर को होती है। भाई दूर से बैठ के बात करने वाले को ग्राउंड की सिचुएशन नहीं पता होती, उसको ग्राउंड के हालात व वाक़यात नहीं पता होते। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, सियालकोट की बात करता हूँ। मैं सियालकोट में ASP था। ये जो इत्तफाक से जो सियालकोट जेल है ये भी मेरे ही एरिया में बनती थी। वहाँ पर एक दो दफ़ा सियालकोट जेल को थ्रेट्स भी आए, एक दो दफ़ा वहाँ हाई प्रोफाइल कैदी भी रखे गए, जिसकी वजह से सियालकोट जेल में काफ़ी थ्रेट्स आए। तो वो फिर बाद में लकीली अडियाला शिफ्ट हो गए, अडियाला शिफ्ट हो गए थे या शायद कोट लखपत शिफ्ट हो गए थे। तो वो जब वहाँ से शिफ्ट हो गए तो फिर हम लोग थोड़ा सा ईजी हो गए, लेकिन उस दौरान में हमने काफ़ी उसकी सिक्योरिटी हाई प्रोफाइल में रखी और बड़ा ख्याल करा उसका। उस दौरान मैं अब ग्राउंड रियलिटी के हवाले से बात करने जा रहा हूँ। तो वहाँ पर एक सिचुएशन बनी, मैं ASP था और मेरी वो पहली पोस्टिंग थी बतौर ASP सब डिवीज़न के अंदर। पहले तो मैं उसमें था, जो अंडर ट्रेनिंग हमारा पीरियड होता है, वो मैं कसूर में था। तो फिर जब मैं सियालकोट में गया तो मैं वहाँ पर पहली पोस्टिंग थी मेरी SDPO ASP सिटी। तो मैं जब SDPO सिटी था वहाँ पर एक मर्डर का केस था। उस मर्डर के केस में जो मुद्दई पार्टी थी, मुद्दई फरीक था, कंप्लेनेंट्स थे, उनकी बड़ी ग्रीवेंस थी सीरियस किस्म की कि जी जो मुल्ज़िमान हैं उन्हें फ़ायदा दे दिया गया है और हमारे मुल्ज़िमान को जो है वो पुलिस ने नाजायज़ फेवर दे दिया, नाजायज़ फ़ायदा दे दिया तफ्तीश के अंदर। मेरे से पहले का केस था। जब मैं गया तो अचानक मैंने देखा कि एक दिन वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर दी उन्होंने। वो बहुत सारे लोग लेकर जमा हो गए और वो जवान आदमी था जो मरा था, उसको तो काफ़ी दिन हो गए थे, केस को दर्ज हुए हुए काफ़ी दिन हो गए थे, लेकिन उन्होंने वहाँ वो शोर करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद वो सिचुएशन थोड़ी-सी उन्होंने वायलेंस की तरफ लेकर जाने लगे। तो मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो मैंने उन लोगों से बात की, और उनसे बात करने के बाद मैंने कहा कि ठीक है, आपका जो आपके घर पे चलते हैं, जहाँ पर आप लोग हैं यहाँ से चल लें, वहाँ पर चल के आपके घर पे बैठ के आपसे बात करते हैं। आप मुद्दई हैं, आपका हक है, आपकी जो रिजर्वेशंस हैं उनको सुनेंगे और उनके मुताबिक फैसला करेंगे। लेकिन क्योंकि मैं वहाँ पर नया-नया गया था, तो मुझे जो ग्राउंड से फीडबैक मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली हुई थी। तो रास्ते में क्या हुआ कि मैंने उनको कहा चलें, उन्होंने कहा चलें। अब कितना दूर है जी? इतना दूर है, पैदल 10 मिनट का 15 मिनट का रास्ता। हमने कहा ठीक है, लेट्स वॉक। इतने सारे लोग हैं, कौन सी गाड़ियों, कितनी गाड़ियों में जाएंगे, पैदल चलते हैं। अब वो कोई 50-100 आदमी थे और उनको लेके हम वहाँ से रवाना हुए कि जी आगे। अब शोमई किस्मत ये कि जिस गली से हम आगे की तरफ बढ़े और जो पहला कट आया राइट साइड पे टर्न होता था वो कट, तो लेफ्ट कॉर्नर पे जो घर था वो मुल्जिम पार्टी का घर था। बिल्कुल उसी रास्ते से वो पूरा जुलूस जा रहा था और हमें ग्राउंड के ऊपर किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन हमारे, बेसिकली यही ऑन सीन कमांडर की बात है ना कि जो मौजूद थे लोग मौके पे, अगर हम उन पर ट्रस्ट भी करते हैं तो बाज़ औक़ात वो भी हमारे को पूरी बात नहीं बता रहे होते। उन्होंने हमें ये बताया नहीं कि जी ये रास्ता इख्तियार नहीं करना है, यहाँ तो मुल्जिम पार्टी का घर है, किसी और रास्ते से आप चलें, ऊपर से घूम के हम मेन रोड से भी जा सकते थे। हम उस तरफ गए तो आप यकीन जानिए कि जी वो लोग, उन्होंने उसके घर पे चढ़ाई कर दी। वो सामने वो घर नज़र आया, किसी ने 2-4 बातें कर दी, वो सारे लोग मुश्ताइल हो गए। तो मेरे साथ छोटी-सी एक एलीट की टीम थी और मैं था और मेरा अपना 2-4 का स्टाफ था। और सियालकोट के अंदर रिसेंटली उससे एक आध साल पहले वो वाक़या हुआ था। वो जो 2 लड़कों को जो 2 डकैत नहीं थे, 2 सगे भाई थे जिनको जो है लिंचिंग करके मार दिया गया था। उनको पकड़ लिया गया था, उनको पुलिस की हिरासत से छुड़ा के और फिर उनको मार दिया गया था। इस तरह का वाक़या हुआ था, याद होगा आपको, आप लोगों ने सुना होगा पुलिस ऑफ़िसर्स ने।
अब वो वाक़या भी रिसेंटली हुआ था, हमने उस वाक़ये के हवाले से भी सुना हुआ था और उसमें भी पुलिस बड़ा नुकसान उठा चुकी थी। उसके फ़ौरन बाद साल एक गुज़रा होगा शायद उसको, जब ये वाक़या था, जब हम ये वाक़या होने जा रहा था, खुदा न ख़ास्ता हो जाता, नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे ही ये वाक़या होने लगा तो वो लोग जो जिन्होंने घर पे चढ़ाई करनी शुरू की, तो वहाँ पर जो है वो अब सिचुएशन बिल्कुल इस तरह की थी कि वायलेंस इंतहा का होने वाला था। अगर हम उन 50-100 लोगों को मौका दे देते तो उन्होंने घर में से वो ख़वातीन या मर्द वो निकालने थे या घर के अंदर घुस के ही उनको उनके साथ जो कुछ करना था वो कर लेना था। एंड देयर लाइव्स वर इन सीरियस डेंजर। अ वेरी सीरियस थ्रेट वाज लूमिंग अराउंड कि यहाँ पर लोगों की जानें जाएंगी। तो वहाँ पर हमने ताकत का इस्तेमाल किया और लोगों को पकड़ के जो कुछ उनके साथ करना था वो किया ताकि उन्हें दूर करें। हमने कहा कि इस घर को सिक्योर करना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। इट शुड बी फर्स्ट शुड बी अस, देन शुड बी देयर, देन वो भले मुल्जिमान है लेकिन इस वक्त वो इंसान है और ये उन पर एग्रेशन कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, तो हमें रास्ते में खड़े होना है। हमें क्रॉस करेंगे तो उन तक जाएंगे। वो मैंने अपनी जो भी कितनी लोग थे, मेरे ख्याल है मेरे पास 2-3 मेरे लोग होंगे और एक एलीट की टीम 8 लोगों की होगी, 7-8 लोग। वो 10 लोगों ने मिलकर उन 100 लोगों को फिर वहाँ से भगाया और हमने फ़ोर्स भी यूज़ की और सारा कुछ किया कि ये नहीं होने देना। और फिर अल्लाह का शुक्र है कि वो अल्लाह ने करम किया, वो चीज़ नहीं हो सकी, वरना वो एक दफ़ा घर में घुस जाते तो वहाँ 1-2 लोग ही थे उस घर में, उनकी तो शायद जानें उस दिन जाती। फिर जो कुछ होना था वो तो होता, उसके बाद हमारे साथ पुलिस के साथ व्हाटएवर। तो बाज़ औक़ात जो ऑन सीन कमांडर है, यानी मौके पे जो मौजूद कमांडर है, उसको आप उस पे रिलाय भी कर रहे होते हैं। मैंने अपने पुलिस ऑफ़िसर्स पर ही ट्रस्ट किया। उन्होंने कहा कि जी ये घर इस तरफ है, हमने कहा ठीक है चलते हैं। उनमें से किसी ने भी हमें ये नहीं बताया कि ये रास्ता जो है ये मुद्दई के घर से होकर जाता है। तो अल्लाह ने करम किया कि वो मौके पर समझ में आ गई बात और सिचुएशन को ज़्यादा बिगड़ने से बचा लिया गया। छोटे-मोटे यूज़ ऑफ फ़ोर्स से हमने उन्हें वहाँ से मूव कर दिया और फिर वो वहाँ से मुंतशिर हो गए। फिर बाद में उनसे बातचीत की गई, जो भी सिलसिला था। लेकिन ये मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें मौके के ऊपर जो एक्शन लेना है वो तो लेना है और उसके लिए जो फ़ैसला हमें करना है वो तो करना है। ये नेगोशिएशन या क्राइसिस नेगोशिएशन से हट के एक पार्ट था, लेकिन ये मुझे याद आ गया अचानक से कि मौके के ऊपर बाज़ औक़ात कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना हो तो ये नुकसान भी हो सकता है। तो बाद में हमने अपनी टीम से ज़ाहिर है उस पे बाज़-पोज़ की कि भाई आप लोगों का ये काम था कि आप हमें बताते, हम तो नए आए हैं, हम तो अभी पहुँचे हैं यहाँ पर और हमने ये वाक़या देखा है, तो ज़ाहिर है हम उसकी तरफ जा रहे हैं, तो आप हमें बोलते भाई यहाँ पर मुद्दइयों का या यहाँ पर जो है मुल्ज़िम फ़रीक का घर है और ये वो रास्ता है, यहाँ से जाएँगे तो एग्रेशन होगा, आप दूसरे रास्ते से लेके जाओ, तो हम उसे मेन रोड से ले जाते हैं, ठीक है? या उन्हें किसी और तरफ ले जाते हैं, उनके घर की तरफ जहाँ वो जाने की बात कर रहे थे वहाँ हम ना जाते वगैरह। तो इस तरीके से है कि ग्राउंड के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मुकम्मल होनी बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात वो टाइम जो हम गेन करते हैं उससे हमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिल जाती है। बाज़ औक़ात टाइम गेन करने की हमारे पास सिचुएशन ही नहीं हमें अलाउ कर रही होती, हमें फ़ौरी फ़ैसला करना होता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जहाँ पर कमांड की बात आती है, अगर मौके के ऊपर आप सीनियर मोस्ट हैं, तो कमांड को अपनी कमांड को एक्सरसाइज़ ज़रूर करें। अगर मौके के ऊपर हम ये कह दें कि भई अब जो भी होगा फ़ैसला वो कोई और करेगा, मैं नहीं करूँगा, मैं एक तरफ नज़र कर लूँ और बस वक़्त पास कर दूँगा, ये नहीं हो सकता। मौके के ऊपर आप ही ने फ़ैसला करना है, जो फ़ैसला भी करना है। मौके के ऊपर अगर आप सीनियर मोस्ट हैं तो डोंट वेट फॉर समवन, डोंट वेट फॉर द डिक्टेशन टू कम। यहाँ ये भी एक बात हो रही थी कि जी डिक्टेशन दिया जाता है ना, तो उसका एक रीज़न ये भी होता है कि मौके के ऊपर जो शख्स होता है वो फ़ैसला नहीं कर रहा होता, तो डिक्टेशन देने वाला डिक्टेशन दे देता है। अगर आपने मौके के ऊपर ही फ़ैसला कर लिया होता है, जो कुछ करना होता है, तो फिर आपको कोई डिक्टेशन नहीं देता या नहीं दे ही नहीं पाता। आप मौके के ऊपर खुद फ़ैसला कर चुके होते हैं। तो अगर आप हाज़िर दिमागी से हालात व वाक़यात को समझते हुए एक प्रोफ़ेशनल अंदाज़ में फ़ैसला करेंगे, तो फिर आपका फ़ैसला जो होगा ना इट विल स्टैंड द डे और उसमें किसी और को इंटरवीन करने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। सो कमांडर के नुक्ता नज़र में कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जिनका हमें ख़्याल रखने की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ प्रोफ़ेशनलिज़्म भी है, साथ में एक टीम वर्क भी है, वो तमाम है। लेकिन साथ-साथ अगर आप क्राइसिस नेगोशिएशन के एक माहौल के अंदर हैं, एक ऐसे इंसिडेंट के अंदर हैं, तो वहाँ आपको अपने सब्जेक्ट के हवाले से भी मोहतात होना चाहिए। इर्द-गिर्द के हालात को भी के हवाले से भी मोहतात होना चाहिए, कम्युनिकेशन के हवाले से भी मोहतात होना चाहिए, अपनी फ़ोर्स के ऊपर आप क्या इंप्रेशन डाल रहे हैं चीज़ों का, उनको किस तरीके से कमांड कर रहे हैं, क्लैरिटी दे रहे हैं कि नहीं। जैसे अभी हमारे एक पार्टिसिपेंट ने बड़ी अच्छी बात की थी कि हम ब्रीफिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। देखिए, जब आप उन्हें ब्रीफ ही नहीं करेंगे कि आप क्या करने जा रहे हैं, तो गलती तो होगी और उसमें उनका कसूर नहीं होगा, कसूर कमांडर का होगा। कमांडर का काम है प्रॉपर ब्रीफिंग, रीब्रीफिंग, डीब्रीफिंग ये कंडक्ट करना। हर ऑपरेशन से पहले भी ब्रीफिंग करें, प्लानिंग शेयर करें, ब्रीफिंग करें, प्लानिंग के दरमियान मशावरत करें। हमें मशवरा ना करने की एक आदत पड़ जाती है। बतौर पुलिस ऑफिसर्स ना हम सारे मतलब अक्ले कुल हो जाते हैं अपने तौर पे। कहते हैं जो हम समझते हैं हमसे ज़्यादा तो कोई समझता ही नहीं और जो हम फैसला कर सकते हैं उससे अच्छा तो कोई फैसला ही नहीं कर सकता। तो ये हमारी खाम ख्याली होती है और ये अक्सर हमें इट लैंड्स अस इनटू ट्रबल।
इसके बजाय जो वैसे भी सुन्नत है, सुन्नत जो है वो मशवरा करना है, एक दूसरे से मशवरा करना, ये सुन्नत में शामिल है, ठीक है। और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ज़ाहिर है वो सबसे बेहतर अंदाज़ है काम करने का। तो सुन्नत में भी ये है, हमारी पुलिसिंग की तजर्बे में भी ये है, दुनिया भर में कमांड या लीडरशिप के जो थियोरीज पढ़ाई जाती हैं उनमें भी ये है कि हमें मशवरा करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज कंसल्ट विद पीपल, एक दूसरे से मशवरा करके हमें जो है वो नतीजे पर पहुंचना चाहिए। इसके बाद हमारे पास शायद कोई मैसेज किसी का आया है, उरूज शाह, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आ रही, ओके। तो उरूज शाह, आपने शायद हमें बाद में ज्वाइन किया है, आप कोई बात करना चाहती हैं? नहीं सर, मैंने अभी ज्वाइन किया है 5 मिनट पहले, तो पहले वाला फिर मैंने कुछ भी नहीं सुना, मैं केस के सिलसिले में गई हुई थी सर अपने। ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकती हैं। और मेरा ख्याल है शायद आपसे शेयर किया होगा फुरकान ने कि ये जो सेशंस होते हैं ये रिकॉर्ड भी हो रहे होते हैं और ये बाद में आपसे शेयर भी कर लिए जाएंगे। तो जो पार्ट आपका मिस हो जाए उसे आप वीकेंड पे या बाद में अपने कन्वीनियंस के टाइम पे उन्हें आप देख सकते हैं, और उन सेशन में जो मिसिंग पार्ट्स हैं उनको आप बाद में रिव्यू कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। और फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो हमेशा आप ड्यूरिंग द सेशन भी पूछ सकते हैं और आखिर में भी उसे रिकलेक्ट कर सकते हैं। सो हम कमांडर के हवाले से बात कर रहे थे। कमांडर का नुक्ता नज़र भी क्लियर होना चाहिए, उसकी सिचुएशन पर ग्रिप भी होनी चाहिए और उसे टीम वर्क के तमाम तकाज़ों को पूरा करना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ कमांडर, अदरवाइज वो उसकी कमांड क्वेश्चनेबल हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं मुज़ाकरात और हिकमत अमली के हवाले से। दो किस्म की अप्रोचेज़ हैं या दो किस्म के नुक्ता नज़र हैं। एक है लीनियर अप्रोच, सतही नुक्ता नज़र जिसे हम कह रहे हैं। इसमें हम ये कहते हैं कि हम पहले उनसे बात करते हैं, फिर हम उन्हें बाहर निकालने के लिए ताकत का इस्तेमाल करते हैं। यानी जो सब्जेक्ट हमारे सामने है, पहले हम बातचीत करेंगे एंड इट विल बी फॉलोड बाय फोर्स, यूज़ ऑफ फोर्स। तो ये जो यूज़ ऑफ फोर्स है ये लामुहाला लीनियर अप्रोच में बाद में होता ही होता है। लीनियर अप्रोच ये कहती है, और बहुत सारे लोगों का यही तरीका होता है ना, बातचीत करो लेकिन बाद में फोर्स ही यूज़ करनी है। कुछ लोग ये सोच लेते हैं। ये जो आप में से जो क्रिकेट को खेलना जानता हो, स्पोर्ट्स मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में ये होता है, क्रिकेट के अंदर भी, कि जो बैट्समैन है वो अगर पहले ही से कौन सा शॉट खेलना है उसका फैसला कर ले बॉल को देखे बगैर, तो अक्सर वो आउट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर जैसी बॉल आ रही है आपने उसके मेरिट पर उसे खेलने का फैसला करना है, तो फिर तो आप अच्छा शॉट खेल सकेंगे। आप शॉर्ट बॉल जो है उसे हुक करेंगे और आप उसे जो है वो पुश करेंगे, लेकिन जो आपका यॉर्कर है उसे आप हुक नहीं कर सकते। ज़ाहिर है उसको आपको या तो डिफेंड करना है या फिर उसके ऊपर दूसरा स्ट्रोक खेलना है। तो हर तरह के बॉल को उसके मेरिट पे ट्रीट करना होता है। इसी तरीके से लीनियर अप्रोच में आप पहले ही से अगर सोच लें कि मैंने बातचीत पहले करनी है और उसके बाद मैंने फोर्स यूज़ करनी ही करनी है, तो आपका बेसिकली ये एडाप्टिव वे नहीं हुआ। आपको एडाप्टिव होना चाहिए, आपको एडाप्टेबल होना चाहिए, आपको सिचुएशन के हिसाब से एडाप्ट करना चाहिए। अगर सिचुएशन इस बात का तकाजा करती है कि बातचीत की जाए और बातचीत से ही मसला हल हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है, फोर्स का यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। इसलिए हम सिर्फ जो लीनियर अप्रोच है उसके अंदर अगर हम सिर्फ यही सोच लें कि हमने पहले बातचीत करनी है और उसके बाद फोर्स यूज़ करनी ही करनी है, तो ये मुनासिब तरीका नहीं होगा। ये एक तरीका तो है लेकिन ये आसान और अच्छा तरीका, ये एक कारगर और अच्छा तरीका नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर हम बेसिकली ये बात करते हैं इसमें, इसके जो अगेंस्ट ओपिनियन है उसमें हम ये कहते हैं कि नाकाम मुज़ाकरात जो हैं सिर्फ उनके बाद ही फोर्स यूज़ करना ज़रूरी नहीं होता। हम फोर्स को कामयाब मुज़ाकरात के साथ साथ भी यूज़ कर सकते हैं। हम एक कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं कि हम कहीं फोर्स दिखा रहे हों, कहीं फोर्स का यूज़ कर रहे हों, कहीं बातचीत कर रहे हों, या फोर्स के ज़रिए हम एक धाक बिठा रहे हों, अपनी एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं और उसके बाद बातचीत की तरफ बंदे को लेकर आ रहे हैं और उससे बातचीत कर रहे हैं, उसको आहिस्ता आहिस्ता नेगोशिएशंस में नीचे लेकर आ रहे हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस को कम कर रहे हैं और उससे बार्गेन कर रहे हैं, गिव एंड टेक कर रहे हैं। तो बेसिकली जो हिकमत अमली का मौसर इस्तेमाल है ये मुज़ाकरात की हौसला अफजाई करता है। एक तरफ आप टैक्टिक्स जो है उसे प्रॉपरली यूज़ करें। हिकमत अमली का मतलब यहाँ टैक्टिक्स की बात हो रही है, ग्राउंड के ऊपर जो काम करने हैं, जो ऑपरेशनल आपने काम करने, आप ने मिसाल के तौर पे अगर एक बिल्डिंग है जिसके अंदर ये इस तरह से होस्टेज सिचुएशन बन गई है, तो उसके जितने एग्जिट्स हैं उनके ऊपर अगर आपने फोर्स लगा दी है और प्रॉपर फोर्स लगा दी है, नज़र आ रही है आपकी फोर्स उनके ऊपर, तो ये एक मैसेज होगा कि जी भागने का रास्ता कहीं से नहीं है।
लेकिन साथ ही साथ आप बातचीत कर रहे हैं। तो बेसिकली जब उसको पता है कि भागने का कोई रास्ता नहीं है, तो एक तो वो फ्रस्ट्रेट हो सकता है और फ्रस्ट्रेट होकर कोई इंतहाई कदम उठा सकता है, लेकिन साथ ही साथ आप बातचीत करने का उसे मौका दे रहे हैं। तो फिर जब भागने का भी रास्ता नहीं बचता और बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, तो वो बातचीत का रास्ता इख्तियार करेगा। तो इस तरह आप उसे इनकरेज कर रहे हैं, एक तरह से हौसला अफजाई कर रहे हैं कि मैंने रास्ते तो बंद कर दिए, लेकिन बातचीत का रास्ता आपके लिए खुला हुआ है। आप बातचीत करें, हम आपके साथ बातचीत करते हैं और हम रास्ता रखते हैं। तो बेसिकली इस वजह से हम ये आखिरी पॉइंट में कहते हैं कि सतही ताकत के इस्तेमाल के नतीजे में बड़ी मजबूत मुज़ाहमत होती है। अगर आप एकदम सीधा-सीधा फ़ोर्स यूज़ करने लगें, तो मुज़ाहमत फिर भी उसी बराबर की आएगी, सख्त मुज़ाहमत आएगी। अगर आप सीधे-सीधे, जिसे आप कहते हैं कि जी बिल्कुल एक ब्लाइंडली फ़ोर्स का यूज़ करना है आपने, और आपने ये देखना ही नहीं कि सिचुएशन क्या है और सिचुएशन क्या रुख इख्तियार कर रही है और मेरे फ़ोर्स यूज़ करने से सिचुएशन कितनी रिवर्स हो सकती है। अगर आप इस हवाले से सोचते नहीं, तो आप को नुकसान होगा, क्योंकि सामने से रेजिस्टेंस बहुत शदीद होगी। इसी के बजाय अगर आप फ़ोर्स यूज़ करने से पहले डायलॉग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और फ़ोर्स के यूज़ को बिल्कुल आखिरी ऑप्शन रख रहे हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। जैसा कि हम नेक्स्ट स्लाइड में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम पैरेलल अप्रोच की बात करते हैं। पैरेलल अप्रोच या मुतवाज़ी एप्लीकेशन, मुतवाज़ी अमल का इस्तेमाल, ये बेसिकली ये होता है कि हम जो भी होस्टेज सिचुएशन है उसके दरमियान, या बैरिकेड सिचुएशन है उसके दरमियान हम आहंगी होनी चाहिए। हम आहंगी क्या होगी कि आप बातचीत भी कर रहे हैं और सिंक्रोनाइज कर रहे हैं उस बातचीत को अपने एक्शन या यूज ऑफ फोर्स के साथ। ठीक है, बेसिकली आप जो अल्फाज कह रहे हैं कि हम बातचीत पे बिलीव करते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं, वो साथ ही साथ आप ये बता रहे हैं कि ये बातचीत हमारी कमज़ोरी नहीं है। ये हम आपसे इस वजह से बातचीत नहीं कर रहे कि हमारे पास फ़ोर्स यूज़ करने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है या फ़ोर्स अवेलेबल नहीं है। हमारे पास फ़ोर्स अवेलेबल है, हम फ़ोर्स यूज़ कर सकते हैं, हम फ़ोर्स यूज़ करने की पोजीशन में हैं, हमें फ़ोर्स यूज़ करने की अथॉरिटी मिली हुई है, लेकिन हम इसलिए नहीं यूज़ कर रहे कि हम बातचीत का रास्ता पहले इख्तियार करना चाह रहे हैं, साथ-साथ आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, ये एक कंट्रास्ट पैदा करता है, ये एक मवाज़ना पैदा करता है, एक कंट्रास्ट दिया जाता है, यानी सामने वाले के सामने 2 रास्ते देखें। आप यूँ समझ लें कि इसकी एक मिसाल ये है कि अल्लाह ताला ने भी तो हमें हमारे दोनों रास्ते दिखाए हैं ना। अगर इस तरह भी हो सकता था सीधा-सीधा कि हमारे अंदर इनबिल्ट एक अच्छा काम करने की सलाहियत रख दी जाए और बुरे काम की कोई अट्रैक्शन ही ना हो और बुरे काम की कोई सलाहियत ही ना हो। इससे फरिश्ते हैं, सिर्फ अच्छा ही काम किए जा रहे हैं, सिर्फ नेकियां ही किए जा रहे हैं, सिर्फ इबादत ही किए जा रहे हैं। इंसान जो है वो यूं अशरफुल मखलूक़ात है कि इसको अच्छा और बुरा दोनों करने की सलाहियत भी दी गई है। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स भी अल्लाह ताला ने इसे अकल दी है, उसके अंदर मौजूद हैं, और फिर ये उनका मवाजना कर सकता है, ये उनके कंट्रास्ट को स्टडी कर सकता है और उसके बाद ये फैसला करने की भी सलाहियत इसे दी गई है कि इसमें से क्या चुनना है। तो फिर जो रास्ता वो चुनेगा, यकीनन उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसके सामने आएंगे। तो यहाँ जो मवाजना का वर्ड बीच में लिखा है, ये इसीलिए लिखा है कि आप उसे बताते हैं कि मवाजना के बाद जो पहला पॉइंट है वो ये है कि मज़ाकरात के ज़रिए मुआहिदे तक पहुँचने के फ़ायदे। पहले आप ये कहते हैं कि भाई आप बातचीत करेंगे, आप मुआहिदा करेंगे हमसे, आप हमसे एग्रीमेंट करेंगे, मज़ाकरात के ज़रिए से करेंगे, तो उसके बड़े फ़ायदे होंगे आपको। आप उसे एडवांटेज देते हैं, वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, कैरेट एंड स्टिक। कैरेट एंड स्टिक, यानी कैरेट भी दिखाते हैं उसे, फ़ायदा भी दिखाते हैं और स्टिक भी दिखाते हैं कि सख्ती भी हो सकती है, नुकसान भी हो सकता है। कैरेट की तरफ ना आने की सूरत में स्टिक मौजूद है। इसलिए आप यहाँ पर मुज़ाकरात के ज़रिए मुआहिदे तक पहुँचने के फ़ायदे बता रहे हैं कि भाई देखें, आप हमसे बात करें, हम आपको सेफ एग्ज़िट भी दे देंगे, हम आपकी आपकी जान को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, हम आपके आपके साथियों को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, हम आपके खिलाफ़ कोई कोई मुकदमा भी कायम नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह, जो भी रियायतें आप उसे दे सकते हैं। मतलब अगेन वही बात कि आप जो है ना वो झूठ से या दरोगोई से काम लेने से जितना बच सकते हैं उतना बचेंगे और वो बातें करेंगे जिन बातों को आप फॉलो भी कर सकें बाद में उस हद तक। और कुछ इंसेंटिव उसे आप देंगे इस तरह के, जिन इंसेंटिव से उसे ख़ास तौर पे एक ये चीज़ है कि जान बख्शना किसी की। देखिए ये वाली बात मैंने पहले भी कहा था, हमारा जो क्रिमिनल है वो जो भी हमारा कल्प्रिट होता है, क्रिमिनल होता है, यहाँ हम उसे सब्जेक्ट कहते हैं, वो सब्जेक्ट ये सोच रहा होता है कि ये सब कुछ करके मेरी जान बच जाएगी या नहीं। तो अगर आप पहले उसे ये एश्योरेंस दिलाते हैं कि आपकी जान बच जाएगी, आप मुज़ाकरात करें,
आप हमसे मुआहदा करें, एग्रीमेंट करें, बातचीत के ज़रिए, इफ़ाम व तफ़हीम के ज़रिए मान जाओ या मना लो वाली पोजीशन के अंदर आप आएँ, कन्विंस कर लें, एग्री कर लें, तो आपकी जान बच जाएगी। अगर आप ये बात उसे मनाने में या ये बात समझाने में और ये बात उसे यकीन दिलाने में आप कामयाब हो जाते हैं, तो फिर आप यकीन करें कि आप बहुत बेहतर पोजीशन में होते हैं, आप सब्जेक्ट का ट्रस्ट विन कर लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ सिर्फ यही बात नहीं करनी, सिर्फ एक पॉजिटिव साइड नहीं है, इसका नेगेटिव साइड भी शो कर देना है। उसे ये बता देना है कि इख्तलाफात के खदशात मुमकिन तौर पर हिकमत अमली की मुदाखलत का बाइस बन सकते हैं। आप उसे ये भी बता देते हैं कि अगर आपने इख्तलाफ किया और जो खदशा हम महसूस कर रहे हैं कि आप हमसे डिसएग्री करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी क्या मुमकिन हद है या इसका नतीजा क्या निकलेगा, तो हम फिर मुदाखलत करेंगे, इंटरवेंशन करेंगे, एक्शन लॉन्च करेंगे, असॉल्ट लॉन्च करेंगे। हमारे पास स्नाइपर्स मौजूद हैं सामने वाली बिल्डिंग की छत पर और वो पोजीशन लेकर बैठे हुए हैं, या हमारे पास असॉल्ट टीम है, हमारे पास आरआरएफ की टीम्स मौजूद हैं, हमारे पास एलीट की टीम्स मौजूद हैं, या हमारे पास जनाब एसएसयू की स्वाट टीम्स मौजूद हैं और वो तमाम इस वक्त स्टैंड बाय हैं, वगैरह वगैरह। ये मैसेज भी साथ साथ एक तरफ देते हैं। एक तरफ आप ये मैसेज देते हैं कि बातचीत करें, मसले को हल करें, हम आपके मसले को हल करने के लिए सीरियस हैं, हम समझते हैं कि आपके साथ प्रॉब्लम है, हम समझते हैं कि कुछ गलत हुआ है, हम समझते हैं कि आप बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये मसला बातचीत के ज़रिए, गुफ्तगू के ज़रिए हल हो जाए। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम आप उसे ये भी बताते हैं कि अगर आपने हमारे से बातचीत करके ये मसले को हल नहीं किया, तो फिर यूज़ ऑफ फोर्स हमारे पास ऑप्शन मौजूद है और उस सूरत में क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, क्या क्या पोटेंशियल मौजूद है, पोटेंशियली कौन कौन से हार्म्स हो सकते हैं, या ये सूरत हाल किस तरह एंड अप कर सकती है, ये मैसेज भी सामने उसको देना ज़रूरी होता है। ये कहलाती है मुतवाज़ी हिकमत अमली, पैरेलल एप्लीकेशन। और ये पैरेलल एप्लीकेशन जो है, इट इज़ मोर एडवाइजेबल देन द लीनियर एप्लीकेशन। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम टेक्निकल कंपोनेंट की बात करते हैं और उसमें हम बात करते हैं कि जी जो बार्गेन या जोड़ तोड़ या कोई इस तरह की हम जो अंदाज इख्तियार करते हैं नेगोशिएशंस के, उसके ज़रिए हम क्या विन कर सकते हैं और क्या लूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि ग्रेजुअली इंक्रीमेंटल डिस्प्ले ऑफ पावर विदाउट एक्चुअली यूजिंग इट ड्यूरिंग द नेगोशिएशन प्रोसेस। मतलब आप आहिस्ता आहिस्ता ताकत इस्तेमाल किए बगैर सिर्फ ताकत की अक्कासी कर रहे हैं, फोर्स का शो कर रहे हैं, शो ऑफ फोर्स कर रहे हैं और उसे ग्रेजुअली बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। बातचीत कर रहे हैं, शो ऑफ फोर्स को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप यूज़ ऑफ फोर्स नहीं कर रहे। तो बेसिकली क्या होता है कि आप कर तो बातचीत रहे हैं, इंगेज आपने अपने सब्जेक्ट को बातचीत में किया हुआ है, लेकिन आपके चारों तरफ जो सिचुएशन नज़र आ रही है उसे वो ये कि फोर्स बढ़ती जा रही है और वो ओवर पावर होने की पोजीशन में आ रहा है, ओवर ऑ होने की पोजीशन में आ रहा है। एक वर्ड यूज़ करते हैं, ओवर ऑ हो जाना, यानी किसी सिचुएशन में आप इस कदर सामने वाले पे हैबत तारी कर दें कि वो कुछ गलत करने का सोचना ही छोड़ दें। तो ये जो सिचुएशन है, इसमें आप आहिस्ता आहिस्ता जो शो ऑफ फोर्स है उसे बढ़ाते रहते हैं। और ये किस तरह हो सकती है? ये बेसिकली इस तरह होती है कि जब हमने आपसे कहा था कि आप टाइम बार्गेन करते, आप बार्गेन करके टाइम बाय करते हैं, बार्गेनिंग के ज़रिए टाइम बाय करते हैं। तो टाइम बाय करना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि आपको एक्स्ट्रा फोर्स, जब वहाँ अभी जब हम सियालकोट वाक़या की बात कर रहे थे 2003 में जो सियालकोट जेल में वाक़या हुआ, तो सियालकोट जेल का जो वाक़या था उसमें आपको आखिरी लाइन में ये लिखा था कि इर्द गिर्द के अजला से एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स भी बुला ली गई थी। तो एक तरफ बातचीत हो रही थी, दूसरी तरफ वो तमाम ज़िलों की पुलिस फोर्स को भी इकट्ठा कर रहे थे, ये दिखाने के लिए कि अब शो ऑफ फोर्स भी बहुत ज़्यादा है, अब हमारे पास बहुत ज़्यादा फोर्स है, अब हम जो है वो आपको जाने नहीं देंगे। लेकिन खैर वहाँ पर ऑपरेशन असॉल्ट जो उस वक्त उन्होंने किया, उसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ। शायद वो प्रीमेच्योर था या उसमें जो गलतियाँ थी उनमें से बहुत सारी गलतियों का आपने अभी हवाला भी दे दिया। लेकिन एक पॉइंट है कि ज़ाहिर है जब आप ये शो ऑफ फोर्स आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीमेंटली बढ़ा रहे होते हैं, तो इसकी वजह से जो आपका एक दबाव है या आपका एक खौफ है, वो सब्जेक्ट के ऊपर बढ़ रहा होता है। फिर दूसरा ये कि आप जो सब्जेक्ट है उसे एक ये अंडरस्टैंडिंग दे रहे होते हैं, उसे एजुकेट कर रहे होते हैं कि वो हमारे साथ एग्री कर ले, वो हमारे साथ बातचीत में राज़ी हो, हमारे साथ एग्रीमेंट करे, तो उसके लिए आसान भी है और सूदमंद भी है। इट इज़ ईजी फॉर हिम एज वेल एज बेनिफिशियल फॉर हिम।
आप उसे जाहिर किसी आप इवन किसी बच्चे देखें ना, साइकोलॉजी, मैं कल भी आपसे बात कर रहा था कि पुलिस ऑफिसर, कामयाब पुलिस ऑफिसर जो होता है वो एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी होता है। वो इंसान की साइकोलॉजी को भी समझता है और उसके मुताबिक उससे डील करता है। तो आप किसी बच्चे से भी डील करते हैं तो आप उसे कोई रियायतें देते हैं, कोई इंसेंटिव्स देते हैं उससे अपनी बात मनवाने के लिए। इसी तरीके से सब्जेक्ट जो है वो भी इस वक्त जज्बाती भी है, अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि वो इमोशनल भी है और वो फ्राइटेंड भी है, वो स्केर्ड भी है। ऐसे में उसको इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, उसे ट्रस्ट देना पड़ेगा अपनी बात मनवाने के लिए उससे। तो आप उसे इंसेंटिवाइज करेंगे, उसे ट्रस्ट देंगे, आप उसे बताएंगे कि आप हमसे गुफ्तगू करेंगे, हमारी बात मानेंगे तो उससे आपको ये फ़ायदे होंगे। और साथ ही साथ आप उसे आगाह करते रहेंगे कि अगर आप बात नहीं मानते तो आपको ये कॉस्ट पे करनी पड़ सकती है, ये नुकसानात आपको हो सकते हैं। जब आप उसे ये कन्वे करेंगे सब्जेक्ट को, तो बेसिकली आप उसे एक मैसेज दे रहे होंगे कि आपका हमारी बात ना मानना आपके लिए ही मुश्किल है, आपको ही कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। वी आर इन अ पोजीशन कि हम दोनों सूरतों में वी विल सर्वाइव, वी विल सस्टेन, क्योंकि हम पुलिस हैं, हम फोर्स हैं, हम लॉ हैं, हम लॉ के अंडर काम करने वाली फोर्स हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, या हम स्टेट हैं। पुलिस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही होती है, रियासत को रिप्रेजेंट कर रही होती है, एंड स्टेट इज़ देयर टू लिव, ठीक है ना। और बाकी जितने भी फोर्सेस हैं उसके अगेंस्ट हैं, वो अल्टीमेटली डाई डाउन कर जाती हैं। तो आप उसको ये मैसेज दे रहे होंगे कि आप अगर बात नहीं मानते, डिसएग्रीमेंट की सूरत में, यू विल लैंड इनटू ट्रबल। बट एट द सेम टाइम आप उसे ये भी मैसेज दे रहे होते हैं कि बातचीत करने की सूरत में क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या एडवांटेज आप एक्सटेंड कर सकते हैं। और ये सारी बात इन्हें, मकसद ये है कि आप उन्हें मुज़ाकरात के लिए आमादा करें, मजबूर ना करें। ये बड़ा ट्रिकी सेंटेंस है कि आपने उन्हें मुज़ाकरात के लिए आमादा करना है, मजबूर नहीं करना। यानी यू हैव टू ब्रिंग देम ऑन द टेबल, नॉट ऑन देयर नीज। आपने उन्हें गिराना नहीं है, आपने उन्हें उनके घुटनों पे नहीं गिरा देना, बल्कि उन्हें टेबल पे लेके आना है। आपने ये माहौल पैदा करना है टेक्टफुली, बातचीत के ज़रिए भी, शो ऑफ फोर्स के ज़रिए भी, कि आप उन्हें इस बात पे कन्विंस कर लें कि बातचीत करना उनके लिए बेहतर है। आप उन्हें इस बात पे कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर वो आपसे बातचीत करेंगे। अगर आप डरा कर उन्हें इस बात की तरफ लाने की कोशिश करेंगे तो खौफज़दा होके, प्रेशराइज होके वो कोई गलत कदम भी उठा सकते हैं। एंड रिमेंबर, आपके होस्टेजेस की जान को ख़तरा है, इसलिए आप ये रिस्क लेने की पोजीशन में नहीं हैं। इसलिए आपको बातचीत के ज़रिए उन्हें कन्विंस करना है। द आइडियल थिंग इज़ टू कन्विंस देम, उनको राज़ी करना है, इस बात पे आमादा करना है कि बातचीत ज़रूरी है, बातचीत से ही मसले का हल निकलेगा, ना कि आप उन्हें मजबूर करें। ये चीज़ है। और ये एक मेंटल वॉर है, आप यूँ समझ लें, जो आपके और आपके सब्जेक्ट के दरमियान हो रही है। व्हेन यू आर नेगोशिएटिंग विद देम, तो आपके और आपके सब्जेक्ट के दरमियान एक मेंटल वॉर होती है, एक वॉर गेम चल रहा होता है, दोनों तरफ से टैक्टिक्स यूज़ हो रही होती हैं, और उसमें आप कोशिश कर रहे होते हैं कि उसे कन्विंस कर दें कि यू आर बेटर देन देम, ठीक है, आप एक बेहतर पोजीशन में हैं, यू आर बेटर प्लेस्ड, यू आर इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है और स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करता है, तो उसकी बात ज़्यादा कैरी करती है, उसकी बात ज़्यादा मानी जाती है। सो ये आज की स्लाइड्स थी, आज के मॉड्यूल की लास्ट। इसमें हम अगर आज के तज्ज़िया की बात करें तो आज हमने इन्हीं चीज़ों पर बात की है। आज हमने 2 नए वाक़यात आपसे शेयर किए। सियालकोट जेल में होने वाला वाक़या, उसको अगर हम ब्रीफली रिकैप करें तो ये 2003 में होने वाला एक ऐसा वाक़या था जब सियालकोट जेल में जो जजेस थे वो एक इंस्पेक्शन के लिए गए, और ड्यूरिंग इंस्पेक्शन जो वहाँ के कैदी थे उन्होंने जजेस को यरगमाल बना लिया, और 10 जजेस को ये रिहा कराने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन किया। ना सिर्फ जजेस यरगमाल थे बल्कि 60 के करीब ख़वातीन कैदी भी यरगमाल थीं, और जजेस और कैदियों को यरगमाल बना के, ख़वातीन कैदियों को यरगमाल बना के, इन संगीन केसेस जैसे अगवा बराए तावान और डकैती वगैरह के सज़ा याफ्ता कैदियों ने कहा कि हमें बाहर निकलने के लिए गाड़ी प्रोवाइड की जाए, असलहा प्रोवाइड किया जाए, और हमें रास्ता दिया जाए, सेफ़ एग्ज़िट दिया जाए हमें, और सवारी दी जाए हमें। और ये डिमांड्स इनकी पूरी करने के लिए इन्होंने टाइमलाइन दी। 5, 6, 7 घंटे तक इनसे मुज़ाकरात होते रहे। बिल आखिर जो सियालकोट पुलिस थी उसने एक्शन किया, असॉल्ट किया, और जब वो उन्होंने असॉल्ट किया तो उसके नतीजे में 3 सिविल जजेस शहीद हो गए, 5 कैदी हलाक हो गए और 2 जजेस शदीद ज़ख्मी हो गए। तो ये जो ऑपरेशन था, इट डिडंट रिमेन सक्सेसफुल। बड़ा नुकसान हुआ इसमें,
और इसके बाद पुलिस को, जेल इंतज़ामिया को, ज़िला इंतज़ामिया को, तमाम को नुकसानात का सामना करना पड़ा। केसेस, इंक्वायरीज़, करियर सबके तब बहुत से लोगों के इसमें तबाह हो गए वगैरह वगैरह। एक ये वाक़या था। दूसरा वाक़या राजनपुर का वाक़या था, जिसके अंदर हमने आपको बताया कि 2016 में, वैसे तो ये बहुत सालों से चल रहा है और अभी भी वो जो कच्चा है वो कम्प्लीटली क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन 2016 में जो छोटू गैंग के साथ पुलिस एहलकारों की जो झड़प हुई थी और जो उन्होंने असॉल्ट करने की कोशिश की, उसमें 6 पुलिस एहलकार भी शहीद हो गए थे। 27 पुलिस एहलकारों को गैंगस्टर्स ने यरगमाल बना लिया और पुलिस ने बिल्कुल एक इल प्लान किस्म का ऑपरेशन लॉन्च किया था। वहाँ के पुलिस एहलकारों ने ही बाद में मीडिया को ये बताया कि हमारे पास प्रॉपर बोट्स भी नहीं थी, हमें मकामी लोगों से 2 कश्तियाँ लेकर उनके ऊपर सवार करके भेज दिया गया और आगे जो थी वो जो ख़तरनाक तरीन हथियार थे, जदीद तरीन हथियार थे, उनकी तैयारी बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा, हमारी तैयारी भी नहीं थी वगैरह वगैरह। इस तरह के जो सिचुएशन है, इन दोनों वाक़यात के बारे में नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम आज का असाइनमेंट आपसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम असाइनमेंट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। इसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे कि 2003 का ये जो सियालकोट का वाक़या और 2016 का जो राजनपुर का बहरान हुआ, क्राइसिस हुआ, इसमें कमांडर्स के हवाले से तो हैंड आउट नंबर 1 को आप पढ़ें, देखें और उसके मुताबिक बीइंग अ कमांडर, आप 2003 सियालकोट के वाक़ये में अगर कमांडर होते तो आप कैसे उसे बेहतर बना सकते थे, और 2016 का जो राजनपुर का वाक़या था या जो बहरान था, क्राइसिस था, उसमें एज ए कमांडर आपको क्या-क्या करना चाहिए था, आप किस तरह उसे बेहतर नताइज हासिल कर सकते थे, उन तसव्वुरात के ऊपर बात करनी है, इन आइडियाज़ के ऊपर बात करनी है। इसके लिए आइडियली तो आपको एक वीडियो बनाकर अपलोड करना है, लेकिन अगर वीडियो अपलोड ना कर सकें या आप वीडियो अपलोडिंग में आपको कोई इशू हो तो आप रिटन में भी मैसेज भेज सकते हैं, आप ऑडियो में भी मैसेज भेज सकते हैं। आपकी फीडबैक जो है व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर या इनके साथ आनी चाहिए। और ये असाइनमेंट्स करने के लिए भी कोई 24 घंटे का टाइम आपके पास नहीं है, बल्कि आपके पास 3-4 दिन, वीकेंड आ रहा है, वीकेंड पे आप ये कर सकते हैं। आप इस मॉड्यूल के ख़त्म होने तक, इस ट्रेनिंग के ख़त्म होने तक, नेक्स्ट वीक तक किसी भी वक्त आपको टाइम मिले, बट प्रेफरेबली जो अभी वीकेंड आ रहा है, 2 दिन बाद सैटरडे संडे आ रहा है, तो हफ्ते या इतवार के दिन जब आपको टाइम मिले, आप इन दोनों वाक़यात को थोड़ा सा और स्टडी करें और उसके बाद बीइंग अ कमांडर आप कैसे बेहतर तरीके से इनको सॉल्व करेंगे या कैसे बेहतर तरीके से आप कदम उठाएंगे कि आप इन सिचुएशंस को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें। इन आइडियाज़ के ऊपर आप वीडियो या रिटन में या ऑडियो में जो है वो ग्रुप के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ये आज का मॉड्यूल हमारा सेकंड मॉड्यूल भी कंप्लीट होता है और आज का टाइम भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हम कल इंशाल्लाह थर्ड मॉड्यूल के साथ स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले कल हम चाहेंगे कि आज के मॉड्यूल के हवाले से या शुरू के दोनों मॉड्यूल्स के हवाले से कोई भी आपके जहन में सवाल हो, कोई क्वेरीज हो, कोई कमेंट्स हो, तो वो ग्रुप के साथ शेयर कर दीजिए। तो पहले हम उनको एड्रेस करेंगे, फिर हम इंशाल्लाह कल थर्ड मॉड्यूल की तरफ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फुरकान एंड ऑल पार्टिसिपेंट्स। फुरकान, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन कि आप तमाम लोगों को हेल्प भी करते रहे हैं, तमाम लोगों को आपने इसमें गाइड भी किया है और आप हमेशा यू आर हेल्पफुल। इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों के साथ मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू सो वेरी मच। ख्याल रखें अपना, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। फिर ज्वाइन करते हैं और कल 10 बजे फिक्स हम लोग अपना सेशन का आगाज़ करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, गुड नाइट, शब ख़ैर।